गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राहुल आप लोग को स्वागत करता हूं जोश है स्पीसेस में। मैं आप लोग के लिए पीपीएससी एडी एग्जाम को देखते हुए आप लोग के लिए चलिए क्या लेके आया आज मैथ का और रीजनिंग का वन शॉट सीरीज लेके आया हूं। तो आप लोग क्या करिए, इस सीरीज को क्या करना है 3 से 4 घंटा में कंप्लीट कर देंगे। तो बस आप लोग क्या करना है, अच्छे से एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। और साथ ही साथ देखिए आप लोग के लिए मैथ में क्या पढ़ाया जाएगा। तो आपको मैथ में गणित पढ़ाया जाएगा और तर्कशक्ति पढ़ाया जाएगा। और ये पेपर 3 का बात बोला जा रहा है, तो पेपर 3 में आप लोगों को कितना स्कोर होना चाहिए बाबू। तो पेपर 3 में आप लोग टारगेट बनाइए, कम से कम 90 स्कोर करना है। कितना में, तो 100 में। इतना स्कोर करिएगा तभी आप लोग क्या करिएगा, एडीओ एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आप लोग क्या करना है, आपको जो जो पढ़ाया जा रहा है, आपको अगर जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है उसको क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना है, शेयर कर देना है। तो चलिए पहले कम टाइम लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पहले सबसे पहली बात ये है, देखिए आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल कोटेशनल लेके आया हूँ। इसमें क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा कर्म करते रहना है। क्या करना है, हमेशा कर्म करो। और क्या करना है, अपने दिल से करना चाहिए। कोई भी काम करो ना, दिल से करो, उसमें मन लगा रहे, ताकि कोई भी काम करेगा तो बाकी चीज़ें अच्छा ही होगा। चाहे अपने अगर अपने मन से एक बार पूछो, अगर तुमने नहीं किया अच्छे से तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, मैंने तैयारी अच्छा से नहीं किया इसलिए मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। ये चीज़ें आपको खुद ही पे खुद पता चल जाएगा, क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम अपने आप को खुद से बेहतर नहीं जान सकते। तुमको तुम्हारे से बेटर कोई नहीं समझ सकता है। इसीलिए क्या करना है, पहले तो अच्छा कर्म करना है और हमेशा अच्छे कर्म की ओर काम करना है। और वो भी जो भी काम करना है वो दिल से काम करना है, ताकि उसमें आपका मन लगा रहे चीज़ें और काम करके आपको क्या हो जाए, खुशी महसूस हो। तो चलिए चलते हैं, आज आप लोग के लिए हम मैथ का जो सीरीज लेकर आए हैं उसमें आप लोग को क्या पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या पढ़ाएंगे, आपको नंबर सिस्टम पढ़ा देंगे, वर्गमूल और घनमूल पढ़ा देंगे, घातांक करनी पढ़ा देंगे, भिन्न पढ़ा देंगे, अनुपात और समानुपात पढ़ा देंगे, औसत, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एवं बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल एवं परिमाप, आयतन, सामान्य ज्यामिति और बीचे व्यंजक, सर्वसमकाय और गुणनखंड। मतलब मैथ से जितना भी टॉपिक आने वाला है आपको सब कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ देखिए तर्क शक्ति में भी आपके लिए एनालॉगी, सादृश्यता, समानता एवं भिन्नता पढ़ा दिया जाएगा, स्थान कल्पना एवं स्थान अभिविन्यास पढ़ा देगा। बाकी जितना भी आपको टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा, देखिए समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, शाब्दिक एवं चित्रणात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला और कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। मतलब आपको ऑल चीज़ कंप्लीट करवा जाएगा। बस एक वीडियो आपको क्या करना है, बस देख लेना है। और आपको एग्जाम हॉल में कितना टारगेट करके आना है, तो आप एग्जाम में 90/100 करके आप स्कोर करके आ जाइएगा। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए चलते हैं, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, नंबर सिस्टम को देखने वाले हैं। अभी फर्स्ट टॉपिक क्या आप लोग के लिए नंबर सिस्टम है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है। तो चलिए नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों को पहले से भी जानकारी होता है। देखिए आप लोग क्या करते हैं, दैनिक कार्य में क्या करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या करते हैं, अंक का प्रयोग करते हैं। उसे हम क्या करते हैं, संख्या पद्धति को दार्शनिक संख्या प्रणाली कहते हैं। इसे हिंदी अरबिक प्रणाली भी कहा जाता है। दार्शनिक प्रणाली संख्या की जो विशेषताएं होता है वो आपको पता होता है। तो इसमें संख्याओं को लिखने में क्या होता है, 10 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जो आपको पहले बता चुके हैं क्या होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 10 प्रतीक का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए आपको संख्याओं को लिखने के लिए क्या करते हैं, दाईं से बाईं ओर क्या करते हैं, क्रमशः इकाई, दाईं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख इत्यादि स्थान होते हैं, जो आपको काउंटिंग पता ही होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, दाईं से बाईं ओर की ओर मूव करते हैं। फिर दाईं ओर से पहला स्थान जो अर्थात इकाई का जो अंक होता है, इस पर क्या दिया गया है, यहाँ पे 0 बताया गया है। फिर दाईं से दूसरा स्थान जिसे क्या बोलते हैं, दहाई बोलते हैं। फिर तीसरा स्थान को सैकड़ा बोलता है। फिर चौथा स्थान को हजार बोलते हैं। इस तरह से क्या होता है, कंटिन्यूसली आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इकाई से बाईं ओर जो आप क्रमशः आगे बढ़ते हैं उसके अंक में मान में क्या होता है, 10 गुना क्या होता है, वृद्धि होते चला जाता है। यही चीज आपको बताया गया यहाँ पे। चलिए अब अंक के मान की ओर चलते हैं। तो किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक के कुल कितना होता है, 2 मान होता है। एक तो उसका एक वास्तविक मान होता है, एक स्थानीय मान होता है। जो वास्तविक जो रियल मान होता है ना वो कभी बदलता नहीं। किसी भी संख्या का वास्तविक मान हमेशा क्या रहता है बाबू, तो कांस्टेंट रहता है। जिसे क्या बोलते हैं, जातीय मान के भी नाम से जानते हैं और अंकित मान के नाम से भी जाना जाता है और शुद्ध मान के नाम से भी जाना जाता है। जैसे में देखो आपको एग्जाम्पल दिया गया है 8768 में 8 का स्थानीय, दोनों का स्थानीय और वास्तविक मान क्या होगा, दोनों का स्थानीय और वास्तविक मान क्या होने वाला, 8 ही होने वाला है। चलिए स्थानीय मान का देखिए, स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए 1 मिनट और बता देते हैं। ये अगर वास्तविक मान बोला जाएगा तो 8 हो जाएगा, और स्थानीय मान का बात बोला जाएगा तो देखिए इससे एग्जाम्पल नीचे बताया गया आपको। किसी वह अंक का मान जो उसके स्थान विशेष के कारण होता है उसे स्थानीय मान कहलाता है। जैसे में 1 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 8, इस 8 के बारे में बात करते हैं, इस 8 के बारे में।
इसके जितना भी डिजिट है 1 2 3 डिजिट है तो कितना हो जाएगा 3 शून्य हो जाएगा। इसके आगे एक भी है तो मतलब ये 8 हो जाएगा। इस तरह से कितना हो जाएगा 1 का 8000 हो जाएगा, 1 का 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को फाइंड आउट होना चाहिए और यूपीएससी सेम क्वेश्चन पूछने वाला है यहाँ से। अब चलिए आपको संख्या के बारे में कुछ और बता देते हैं। तो संख्या के प्रकार कितना होता है। संख्याओं का विभिन्न संदर्भ और अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। संख्या निम्नलिखित प्रकार से जैसे में परिमेय संख्या जिसे बोलते हैं P बटा Q के रूप में लिखा जाता है और उसे क्या बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। P तथा Q क्या एक पूर्णांक संख्या है तथा Q क्या होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही यहाँ पे बताया गया है। एग्जाम्पल में देखिए 0/1 क्या एक परिमेय संख्या है। अगर आपसे बोलेगा 1/0 क्या एक परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, बस यही बात बोला गया है। जितना भी सभी धन ऋण सम शून्य अभाज्य अभाज्य क्रमागत आदि पूर्ण संख्या परिमेय संख्याएं होते हैं, क्योंकि हर के स्थान पर 1 लिख देने से वो P बटा Q के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या को अनंत रूप में लिखा जा सकता है। अनंत रूप में लिखी गई प्रत्येक परिमेय का संख्या का मान समान होता है। आपको समझ में आ गई चीज है तो बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब देखिए एक चीज और बताया गया 2/4 क्या है एक परिमेय संख्या होगा, इसे क्या बोलते हैं आवर्त दशमलव बोला जाता है। और देखिए 4/3 को इक्वल टू 1.33 हो जा रहा है और 1/7 इक्वल टू 0.14285 हो जा रहा है, फिर 0.14587 हो रहा है के रूप में लिखा जाता है। इसे क्या बोलते हैं दुराहा वाली दशमलव संख्या बोलते हैं या आवर्तक संख्या बोलते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा जानकारी में होना चाहिए। चलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितना अनंत परिमेय संख्या होगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह की चीजें का 1/2 और 1/3 के बीच में कितने अनंत परिमेय संख्या होंगे तो आपको फाइंड आउट करना होता है। तो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, ये आपको ज्ञात करना होता है। अब चलिए सेम इसका अपोजिट क्या होता है। देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में बोला जा रहा है। जो P बटा Q के रूप में क्या हो जाता है बाबू नहीं लिखा जाता, उसे क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जहाँ P Q धन पूर्णांक होगा और Q क्या होगा शून्य नहीं होगा, सेम बात बताया गया है। देखो √2 √5 √8 और पाई क्या इत्यादि एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या को ना तो सीमित दशमलव और ना ही आवार दशमलव संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं हम व्यक्त कर सकते हैं। जो पूर्ण वर्ग ना हो उसे वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि उसमें ना तो सीमित दशमलव होगा और ना ही आवार दशमलव होगा। जो आपके पाई का एग्जाम्पल दिया है पाई इक्वल टू कितना होता है बाबू 3.14159 क्या है अपरिमेय संख्या है। चलिए बाकी अब रियल नंबर की ओर चलते हैं, वास्तविक संख्या के बारे में जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट करते हैं, बेसिक चीज आप लोग पढ़े हैं पहले से। रियल नंबर क्या आता है बाबू सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या क्या होता है बाबू वास्तविक संख्याएं कहलाता है, वही यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इसको। चलिए अब नेचुरल नंबर के बारे में बोला जा रहा है। जो आप लोग काउंटिंग करते हैं कहाँ से शुरू करते हैं बाबू जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है अनंत तक जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो n इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 2 3 से इन्फिनिटी के बीच में लिखते हैं क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर के बारे में बोला जैसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। होल नंबर में क्या करते हैं प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर देने से क्या बन जाता है बाबू तो वो होल नंबर बन जाता है। इंटीजर के बारे में बोला जा रहा है। इंटीजर में क्या करते हैं बाबू ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक दोनों के समूह को क्या कर सकते हैं एक साथ कर देने से क्या बन जाता है वो इंटीजर संख्या बन जाता है। इन्हें क्या से आई से इंडिकेट करते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है एग्जाम्पल में। अब चलिए पॉजिटिव इंटीजर होता है एक निगेटिव इंटीजर होता है, जो कि आप यहाँ से अगर जीरो को छोड़ के 1 2 3 काउंट करिएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 0 से पीछे की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, वही चीज आपको बताया गया है। ऋण पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या -∞ होगी जो प्राप्त नहीं की जा सकती है, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा बाबू तो -1 होगा। 0 जिसका संकेत 0 होता है इसे सबसे छोटा अंक बोला जाता है। किसी भी संख्या में जोड़ने तथा घटाने के मान पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, परंतु क्या होता है गुणा कर पर हमेशा गुणनफल क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। और शून्य को किसी संख्या के बाएं लिखने पर संख्या के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन दाईं और लिखने पर क्या होता है संख्या का मान 10 गुना ग्रोथ कर जाता है, मतलब वृद्धि हो जाता है। कुछ चीज आपको एग्जाम्पल करके दिखाया गया है। 0/0 क्या है बाबू तो इनफाइनाइट हो जाता है। अब इवन नंबर पता है क्या, तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसको क्या बोलते हैं इवन नंबर बोलते हैं। धन पॉजिटिव संख्या और ऋण पॉजिटिव संख्या क्या है तो वही बात यहाँ पर दिया गया है चीजें। चलिए प्रत्येक पूर्णांक में पूर्ववर्ती गुणांक से 1 अधिक तथा प्रवर्ती गुणांक में 1 से कम होता है। किसी पूर्णांक में 1 जोड़ देने पर ठीक अगला तथा 1 घटा देने पर ठीक पूर्व वाला पूर्णांक प्राप्त होता है। क्रमागत पूर्णांक में 1 का अंतर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्रमागत पूर्णांक होता है क्या है तो उसमें 1 का डिफरेंस होता है। और नंबर आपको पता है वही संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता उसे क्या बोलते हैं और नंबर बोलते हैं। जो आपको पता है क्या जगह 1 3 5 और डॉट डॉट इन्फिनिटी तो हो जाएगा, एक तो पॉजिटिव हो जाएगा एक निगेटिव हो जाएगा। चलिए अब कंपोजिट नंबर के बारे में बोला जा रहा है। तो वही संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें क्या बोलते हैं बाबू तो भाज्य संख्या बोलते हैं। इन्हें संयुक्त संख्या भी बोला जाता है। तो जैसे हम देखिए 6 8 9 10 12 ये सभी संख्या क्या है बाबू
तो ये भाज्य संख्या है, क्योंकि वे स्वयं तथा एक के अतिरिक्त संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या हो जाएगा। इन्हें यौगिक संख्या भी कहा जाता है। अब देखिए अभाज्य संख्या के बारे में बात करें, जिसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। वे संख्या जो स्वयं तथा एक से अलावा किसी भी अन्य संख्या से क्या होना चाहिए, विभाजित नहीं होता है, उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, ये क्या तो स्वयं एक से कटता है और स्वयं अपने आप से कटता है। ये चीज आपको समझ में आ गया। संख्या एक केवल स्वयं से विभाजित होती है, अतः यह न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। किसके बारे में बोला जा रहा है, तो संख्या एक के बारे में बोला जा रहा है। आप इसको VBI में याद रख सकते हैं, किसके बारे में, एक के बारे में बोला जा रहा है। चलिए अब चलते हैं को प्राइम नंबर की ओर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर वो होता है, देखिए संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनफल उभयनिष्ठ नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जो जोड़े की दो संख्या परस्पर अभाज्य संख्या तथा सभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे में 7 और 3 को आप देखिए, तो 7 और 3 में क्या होता है, एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं उपलब्ध है। जैसे में देखिए 7 और देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए 7 का और 1 मिनट रुकिएगा, हाँ क्या है, 7 है और 3 है, इसका गुणनखंड क्या है, एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। इसमें क्या है, 3 और 7 क्या है, परस्पर अभाज्य संख्या है और यह सभाज्य संख्या भी है। कुछ सभाज्य संख्या यहाँ पे दिया गया, जैसे में 4 और 7 हो जाएगा आपका। अब देखिए 16 और 25 का देखिए, और 15 और 17 और 27, 32 इत्यादि। दूसरे शब्दों में क्या है, यह सभाज्य संख्याओं का वह समूह होता है जिसका मौसम मतलब लघुत्तम महत्तम समावर्तक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे में सभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 संख्याओं का होना क्या होना चाहिए, कंपलसरी होता है। समूह की संख्या अभाज्य संख्या तथा अभाज्य दोनों ही तरह की हो सकती है। तो शून्य संख्या के लिए कुछ सामान्य नियम बनाया गया, आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। 3 में 0 ऐड करिए तो क्या जाएगा, वो 3, घटाओ दीजिएगा तो 3, गुणा करिएगा तो 0, भाग करिएगा तो क्या जाएगा 0 या इन्फिनाइट हो जाएगा। ये देखिए 0 में कोई संख्या से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। और कोई संख्या में 0 से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। घातांक में क्या जाएगा, एक्स के 0 के पावर x हो जाएगा तो क्या जाएगा 0 हो जाएगा, या 0 के पावर 0 हो जाएगा तो मतलब 0 हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत डाउट परेशानी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्रमागत संख्या, जिसे क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो वे संख्या जो एक दूसरे के बाद एक निर्धारित क्रम अनुसार आती रहती है, उसे क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्या बोलते हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4 और इन दोनों के बीच में क्या होता है, 1 का गैप होता है। देखिए क्रमागत पॉजिटिव संख्या होगा, एक नेगेटिव संख्या होगा। क्रमागत धन सम संख्या होगा, क्रमागत धन पूर्णांक विषम संख्या होगा। क्रमागत पूर्ण सम संख्या होगा, क्रमागत पूर्ण विषम संख्या होगा। वही चीज आपको यहाँ पे दिया गया है। क्या तो गुणज क्रमागत संख्या भी होता है, जैसे किसी संख्या का गुणज जैसे 3 का टेबल पर हो, 4 का टेबल पर हो या 6 का पर हो, इस तरह से क्या होता है, क्रमागत गुणज क्रमागत संख्या भी होता है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन दिया गया, यहाँ से बीपीएससी एक क्वेश्चन जरूर पूछने वाला है। पैर एवं सिर की संख्या के आधार पर एक क्वेश्चन दिया गया, आप लोग क्या करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अगर आप लोग को आता है तो। देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है, मोहन के फार्म में मुर्गियों एवं चोरों की संख्या कितना है बाबू, तो 37 है, तथा उनके पैर की संख्या कितना है, 98 है। तो मोहन के फार्म में मुर्गियों एवं चोर की संख्या क्या होने वाला है, आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं होना चाहिए, चोर की संख्या क्या है ये पता कर लीजिए और मुर्गी की संख्या ये पता कर लीजिए। किसी को x और किसी को y मान लीजिए। तो एग्जाम्पल में मान लीजिए, अब मान लीजिए चोर की संख्या क्या है, x है, और मुर्गी की संख्या कितना है, y है। तो टोटल कितना जाएगा बाबू, 37 हो जाएगा। तथा उनके पैर की संख्या बोला गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए चोर के पैर की संख्या कितना होता है। तो चोर के पैर कितना, तो 4 होता है, तो क्या हो जाएगा बाबू, 4x हो जाएगा। अब प्लस में देखो उसके बाद क्या बोला, मुर्गी में कितना होता है बाबू, तो 2 होता है, तो 2y इक्वल टू कितना जाएगा, 98 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लेना, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या जाएगा, तो x बराबर आपको सॉल्व करिएगा तो क्या जाएगा 12 हो जाएगा, और y बराबर क्या जाएगा बाबू 25 हो जाएगा। आपको सॉल्व करने आता चीजें आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन, आपको इकाई का अंक ज्ञात करना ना, आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। क्यों, क्योंकि इकाई अंक का आना बहुत जरूरी होता है। किसी भी दी गई संख्या में इकाई अंक जैसे में 0 से लेकर कहाँ तक होगा बाबू, 0 से लेकर 9 तक होगा, ये चीज आपको पता है। यदि दी गई संख्या की इकाई अंक क्या हो जाए, 0, 1, 5, 6 होगा, तो क्या होगा, कितनी भी घात होगा तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होने वाला है, वही होने वाला है। जैसे मैं एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अगर जैसे मान लो 5 का पावर 5 रहेगा, फिर भी इसका घात कितना होगा, 25, 25, 25, 125, तो 625, 3125 हो जाएगा। फिर देखो 5 का पावर क्यूब रहेगा, फिर भी कितना होगा, 5, 25, 125। कहने का मतलब क्या हुआ, इसके इकाई अंक चेंज नहीं होने वाला है। इसी प्रकार 0 होगा, चाहे 1 होगा, चाहे 5 होगा या 6 होगा। आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। 0, 1, 5, 6 के पावर हमेशा क्या होगा, कुछ भी होगा तो पावर, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बाबू, तो हमेशा सेम संख्या ही रहने वाला है।
इसमें संख्या 0 का जितना बार गुना करेगा तो वही चीज यहाँ पे आपको बताया गया है चीजें। चलिए बाकी आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए संख्या 6 को जितनी बार गुना होगा इकाई की सैद्धांतिक संख्या हमेशा 6 ही प्राप्त होगा, वही चीज बताया गया है। बाकी देखिए क्या बोला जा रहा है आपको। अब शेष संख्या जैसे आपके पास क्या बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया एवं 7, 8, 9 के लिए भी कुछ नियम लाया गया है, तो उस नियम को भी आप देख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। तो क्या करना है, जो भी है उसमें क्या करेंगे, घात संख्या हम कितना से भाग कर देंगे बाबू, तो 4 से भाग कर देंगे। एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ, देखो क्या करेंगे, जैसे मान लो 2 के पावर कितना है, 5 है, तो इसको क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग कर देंगे। तो 5 में 4 से भाग करो तो क्या हो जाएगा, फिर शेषफल क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो 2 कितना हो जाएगा बताओ, 2 देखो 5 में 4 से भाग करो कितना हो जाएगा, 5 एकम 4 एकम 4, शेषफल कितना बच गया 1, तो मतलब 2 के पावर क्या हो जाएगा 1। आधार संख्या की इकाई के अंक और शेषफल की घात लगाकर उत्तर ज्ञात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ भी दिया गया, देखो शेषफल 0 रहने पर आधार संख्या की इकाई अंक पर घात 4 लगाए और गणना करने के उत्तर ज्ञात करें। देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, 523 के पावर कितना है, देखो 523 के पावर 252 है। क्या करेंगे, 252 में 4 से भाग कर देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। जैसे 63 आ गया तो शेषफल कितना आ गया तुम्हारा, 0 आ गया। यही बोला जा रहा है यहाँ पे, इकाई के घात पर क्या हो जाएगा, विशेषफल संख्या लिखकर हल किया जा सकता है। चूंकि शेषफल शून्य है इसीलिए ऐसी स्थिति में मूल संख्या के इकाई घात के रूप में 4 का प्रयोग होगा। चीजें समझ में आ गया। अब जैसे 3 के पावर 4 हुआ तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 से भाग करेगा 3 3 9 27 81 हो जाएगा, तो इसका इकाई क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। यही बात बोला जा रहा है। और इसको क्या बोल सकते थे, 4 से ही भाग क्यों दिया जाएगा, तो वो चीज आपको यहाँ पे नीचे बताया गया। क्योंकि 4 से इसलिए भाग दिया जाता है किसी संख्या के 0 से 9 में उस संख्या का 4 बार गुना किया जाता है, तो पुनरावृत्ति वही संख्या क्या बोलते फिर से रिपीट होने लगता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो मैं बता रहा हूँ, 3 का पावर 3 के पावर 1 का करो तो कितना हो जाएगा 3, 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा 9, 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा 27, फिर 3 के पावर कितना हो जाएगा 81, फिर 3 के पावर 5 करेगा तो कितना होगा बताओ 243 आ जाएगा। मतलब कहने का ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, फिर से रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर 3 के पावर 6 करेगा तो 9 हो जाएगा, फिर 3 के पावर 7 करेगा तो फिर 7 हो जाएगा, फिर 3 के पावर 8 करेगा तो लास्ट में 1 आ जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग 4 से भाग करते हैं। चीजें समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, 1798 के पावर कितना है 267 है। तो आप इसको क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है 267 में क्या कर देना, आपको 4 से भाग कर देना है और शेषफल जो आएगा 3 आएगा उसके पावर क्या करना है लिख देना। और जो पावर शेषफल 3 आया, शेषफल जो 3 आएगा उसको क्या करेंगे, उसके पावर में 8 के पावर 3 रख देंगे, उसको क्या करेंगे गुना कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 8 8 64 8 64 8 8 32, लास्ट में 2 आने वाला है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मतलब 512 आ जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं आप लोग को। आप लोग 1 2 3 4 5 4 के पावर मान लीजिए 1 2 3 है। अब इसका क्या करना है, 4 का यूनिट डिजिट निकालना है। तो बताइए क्या होगा। तो क्या करेंगे 1 2 3 में क्या करेंगे, पहले 4 से भाग कर देंगे। देखिए 4 तिया 12, मतलब आपका 3 शेषफल बच गया। तो क्या करेंगे 4 के पावर 3 रख देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, 4 तिया 4 चौका 16 तिया 4 चौका 16 चौका 64, तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है सोल्व कर लेना है। बाकी समझ में आया या नहीं आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, शेष प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न दिया गया आप लोग को, बस एक बार क्या करना है उसको देख लेना है। देखो -2 + 5 दिया गया है और 40/7 दिया है। तो आपको क्या करना है उसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो आप इसको एक बार क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना होता, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जैसे एग्जांपल में आपको दिखा रहे हैं, वहां से आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल से आपको बहुत ही बेसिक चीजें जल्दी समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, देखिए क्या दिया है 40 गुना में 36 गुना में 25 दिया है। इसको क्या करना है आपको 7 से भाग करना है। तो देखिए 7 का टेबल पर ही है, 7 5 35, शेष कितना बच गया बाबू 5 गुना, फिर देखिए 7 5 35, शेष कितना बच गया 1, 7 चौका 7 21, शेष कितना बच गया 4 डिवाइडेड बाई 7। देखिए कितना हो गया 20/7। अब क्या करना है 20 में 7 से भाग करिएगा तो कितना आएगा शेषफल, मतलब 6 आपका शेषफल आ गया। आपका यही क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्या करना है, शेषफल प्रमेय पर जब भी आपको आधारित प्रश्न होगा आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग ऐड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और बताते रहे। देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, 40 गुना 36 गुना 25 डिवाइडेड बाई 7 है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको देखिए 7 चौक 28, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ इसको 7 से 42 करिएगा तो कितना हो गया, देखिए 40 से 2 ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से आपको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। इसको देखिए 6 से 42 करिएगा तो -6 हो जाएगा। फिर इसको देखिए 35, देखिए 7 चौक 28 करिएगा तो -3 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करिएगा तो आपका वही शेषफल आने वाला चीज़ है। बस आपको पता होना चाहिए।
चलिए, और आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ, क्या करना है, इसको जोड़ के 13 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा आपको पहले बता चुके हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 से लेकर 7 की पावर 50 को 19 से भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले तो 1 2 तक आपको जाना है और 57 में 90 से करेगा तो 0 शेषफल आ गया आपको। फिर वहाँ के उसके बाद आगे कंटिन्यू करना है, उसको कंटिन्यू करके फिर कॉमन ले लीजिएगा, जैसे 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5, यहाँ 3 कॉमन लीजिएगा, फिर सेम प्रोसेस आने वाला है तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक 3 पद लेकर शेषफल शून्य दे रहे हैं, बाकी जो क्या आ जाएगा आपका शेषफल शून्य आ जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं डिजिबिलिटी की ओर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा चीज़ें आपको पता होना चाहिए चीज़ें। देखिए डिजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या बोला जा रहा है, x के पावर n माइनस a के पावर n। देखिए x के पावर n माइनस a के पावर n हमेशा विभाजित होता है किससे, तो x माइनस a से हमेशा विभाजित होगा और x प्लस a से हमेशा विभाजित होगा। कब होगा, तो जब n एक क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में क्या हो, ये तो आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन में ये बोला जा रहा है x के पावर n प्लस में a के पावर n किससे विभाजित होगा, तो x प्लस a से हमेशा विभाजित होगा जब क्या होगा, n एक विषम संख्या होगा। और x प्लस n का कोई गुणांक नहीं होगा जब n एक क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करने आना चाहिए चीज़ें। देखिए 49 के पावर कितना है बाबू, 15 है, माइनस में 1 है, तो इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आप इसको क्या करिएगा, 5 गुना 13 लिख सकते हैं, पावर -1 के पावर क्या 3 लिख सकते हैं। देखिए आपका टर्म आ गया, क्या हो गया, एक x के पावर n है माइनस में a के पावर n, तो किससे डिवाइड होगा बाबू, तो x के पावर x माइनस a से डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बताइए, 49 है माइनस में 1 कितना जाएगा बाबू, 48 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को। बाकी कोई दिक्कत है, क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। देखिए x के पावर n माइनस a के पावर n, x के प्लस a x माइनस a क्या है, n एक सम संख्या है, दोनों से डिविजिबल हो जाएगा चीज़ें। इस तरह से आपको क्या करना है, एक बार देख लेना है आपको। अगर विषम संख्या हो जाएगा पावर कैसे बाबू, देखो जैसे मैं यहाँ पे 34 की पावर 31 है, किसी की पावर 31 है, तो यहाँ पावर क्या हो गया, एक विषम संख्या हो गया। जैसे ही विषम संख्या हो गया तो क्या करेंगे, 34 में से सिर्फ 21 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, बस आंसर आपका आ जाएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो शून्यों की क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए देखो 2 और 5 को तुम गुना करेगा तभी क्या आएगा, शून्य आएगा, बाकी ऐसे शून्य नहीं आ सकता है। इस चीज़ को आपको जानकारी में रहना चाहिए। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, शून्य की संख्या उसी के बराबर होगा जिसमें 2 और 5 कम से कम होना चाहिए। देखो बोला जा रहा है 1 2 3 4 और 5 को परस्पर गुना किया जाए तो गुणनफल के दाईं और शून्य की संख्या क्या होने वाला है वो आपसे पूछ रहा है। तो देखो 1 से लेकर 1 2 3 और कहाँ तक है, 5 तक की बात बोला जा रहा है। कितना अच्छा, 5 की संख्या कितना होगा पहले ये पता कर लेंगे। तो देखो 500 में क्या करेंगे, 5 से ये कर देंगे डिवाइड, एलसीएम निकालेंगे। तो चलो 5 से कितना जो एचसीएफ निकालो चाहे एलसीएम निकालो, जो भी निकालना देखो कितना होगा, देखो एलसीएम निकालो, चलो एलसीएम में निकाल लेते, कितना हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, अब चौका 20 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो तुम्हारे पास जो संख्या आया ये वाला उसको क्या कर लेना है, आपको ऐड कर लेना। तो किस तरह से ऐड करेगा, देखो यहाँ पे ये जो संख्या है कितना है, 100 आया था, ये कितना आया था 20 आया था, ये कितना बच गया था 4, मतलब 5 से डिवाइड कौन होता है, 100 हो रहा था, 20 होता है और 4 हो रहा था, कितना हो गया टोटल 124। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 124 हो जाएगा। और इसको क्या करेगा 2 से गुना करेगा तो 5 वाला जो संख्या आ जाएगा तो आपका क्या कर देगा, शून्य फाइंड आउट कर देगा। समझ में आया चीजें, नहीं आया तो बताइए। और एक चीज कर सकते हैं, 2 की संख्या वाला भी अगर इसमें क्या बोला, देखिए 2 की संख्या प्रत्येक दूसरे के बाद आ रहा है, तो 2 की संख्या 5 की संख्या से ज्यादा है, इसलिए 5 की संख्या अवश्य शून्य की संख्या होगी। बात समझ में आया, नहीं आया तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू और आपको बताया दिया जाएगा। चलिए देखो क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, एक संख्या 2736 को विभाजित करने पर शेष कितना आ रहा है बाबू, देखो 75 आ रहा है। यदि उस संख्या को कितना 24 से विभाजित करने पर शेष कितना आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, देखो तो 75 में ना कितना से भाग कर देंगे बाबू, 24 से भाग कर देंगे। देखो 24 या 72 हो जाता है, कितना जाएगा 72, शेष कितना आ जाएगा बाबू, तो 3 आ गया, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। क्या करना है, इस शेष में इस शेष में भाग कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा डी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, उसको भी चलिए आपको बता देते हैं। आपको दोनों तरीका पता होना चाहिए। 2736 को 75 किसी भी संख्या से विभाजित करने पर कितना शेष बचा, 75 बच रहा है। तो आपको अर्थात वो संख्या को कोई गुना 75 से अधिक ही होगा। तो कहने का मतलब n इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 23 76
गुना में 1 प्लस में 75 हो जाएगा एग्जाम्पल में, एच को क्यूब मान लो, ठीक है। अब संख्या को क्या बोला जा रहा है, 28 11 से को 24 विभाजित करने पर क्या होगा, तो देखो 28 11 कैसे आएगा वो आपको मैं बता रहा हूँ। 24 विभाजित करते 117 आ जाएगा और चेंज कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा। चीज़ें समझ में आया नहीं है तो बताओ कमेंट सेक्शन में। ये चीज़ें नहीं भी आएगा तुम्हें समझ में कोई दिक्कत। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एन एक क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो क्या हो जाएगा 6 के पावर एन माइनस 1 के पावर क्या आ जाएगा एन हो जाएगा। सम संख्या है तो क्या आ जाएगा बाबू बताओ, 6 में से क्या करेंगे 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 5 हो जाएगा। नहीं देखो सॉरी, हाँ 1 मिनट रुकना, हाँ तो क्या बोला जाएगा एन एक, यदि एन क्या होना चाहिए सम संख्या, तो देखो एन क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। मान लो एन बराबर क्या मान लो, 1 मिनट देखो, हाँ एन बराबर 2 मान लो, तो 6 से पावर 2 माइनस एन कितना आ जाएगा बताओ 35 माइनस में 36 माइनस 1 कितना जाएगा आपका 35 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब n को 5 विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है, तथा अनुसार n स्क्वायर को 5 विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, इसको कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग बताइए क्या होने वाला है। जब कोई संख्या n को कैसे करते हैं 5 विभाजित करते हैं तो शेष कितना आ रहा है बाबू 2 आ रहा है, तो n स्क्वायर को 5 विभाजित करने पर शेष कितना आएगा वही आपसे पूछ रहा है। तो देखो n का वैल्यू या तो कुछ मान सकते हो या चाहे n का वैल्यू मान लो। जब n को 5 से विभाजित करने शेष कितना बच रहा है 2 से 5 विभाजित करते n बराबर कितना जाएगा वो 7 हो जाएगा। तो n स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर कर लो कितना जाएगा 49 को 5 विभाजित करो तो कितना आ जाएगा प्रश्न नंबर 45 था आंसर टी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। चलो अब यहाँ पे देखो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो n के पावर क्यूब माइनस n के पावर माइनस 2 के रूप में वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी जहाँ n कोई 2 से बड़ी प्राकृत संख्या है। अब कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना बस सॉल्व कर लेना है। तो n क्यूब माइनस एन इंटू एन माइनस 2 को बस क्या करना है आपको सॉल्व करना। तो क्या हो जाएगा बाबू n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 2 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा। बाकी n का वैल्यू आप क्या करना है, देखिए प्रत्येक संख्या का पूर्णतः विभाजित करने पर n कोई 2 से बड़ी संख्या, तो n का 2 से बड़ी संख्या क्या आ जाएगा तो n बराबर 3 लिख लीजिए। n का जो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तो बस आप पुट कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या जाएगा देखो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, कितना जाएगा 24 हो जाएगा। समझ में आया चीजें, कोई दिक्कत क्वेरी तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन आप लोग इसको होमवर्क में बना सकते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 3 संख्या का योग इतना है, दूसरी संख्या पहली से इतना % अधिक है, तीसरी संख्या पहली एवं दूसरी संख्या के योग से 60% अधिक है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होने वाला है। बहुत ही कुछ नहीं है, उसमें आपको मान के बना लेना है, बहुत ही बेसिक संख्या है, उसको आप बस % आपको आना चाहिए। चलिए ए और बी का भागफल धनात्मक है तो निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए, तो आप लोग बताइए। ए और बी अगर भागफल क्या जगह पॉजिटिव आ रहा है तो निम्न से क्या होना चाहिए, मतलब दोनों का गुना भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए दो क्रमागत पहले पता नहीं क्रमागत क्या होता है, विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा, तो आप लोग एग्जाम्पल के लेके भी देख सकते हैं। विषम संख्या की बात कर रहे हैं तो देखिए विषम संख्या ले लीजिए 3 ले लीजिए, वर्ग ले लीजिए, क्या हो जाएगा बाबू 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 1 कितना जाएगा 8, तो हमेशा किससे विभाज्य होगा बाबू, तो हमेशा 8 से विभाज्य होगा। ये यही चीज आपको यहाँ पे बताया गया है। देखो वहाँ पे 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25 माइनस में कितना 16 8 से विभाज्य है, 7 का स्क्वायर 5 स्क्वायर मतलब 24 8 से विभाज्य है। 75 से 97 तो सभी प्राकृत संख्या को क्या करना है आपको योग निकालना है। योग निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना, तो देखो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग कर एवरेज ले लो और टोटल संख्या क्या करना है गुना कर देना। तो 75 दोनों का एवरेज लेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, देखो 75 प्लस में 97 का एवरेज लो गुना संख्या कितना हो जाएगा 75 से 97 के बीच में काउंट करो। देखो 97 माइनस में 75 करेगा तो कितना जाएगा 2, यहाँ पे कितना जाएगा 2 प्लस में 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक बार यहाँ पे 75 से 97 तक की बात करते हैं 1 एडिशन करेगा तो कितना जाएगा 23 इंटू 23 हो जाएगा। तो कितना जाएगा काउंट करो, इसको सॉल्व करो, कितना जाएगा 1978 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संख्या कैसे निकला समझ में आया, क्यों, क्योंकि आपको 75 को भी काउंट करना था, इसीलिए 1 ऐड करना पड़ा 22 में। देखो भाजक भागफल का 25 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, तो यदि भागफल 16 है तो भाज ज्ञात करना है। बहुत ही बेसिक है, आपको भाज भाजक पता होना चाहिए। एक फार्मूला भाज बराबर क्या था बाबू, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, आपको पहले से ही पता होगा।
बस आपको जो जो बोला जा रहा है क्वेश्चन में उसको ऐड कर देना है, आपको लिख लेना है। देखो भागफल कितना दे दिया, 16 दे दिया है। तो भाजक पूछ रहा है तो भाजक क्या हो जाएगा बोलो, भागफल का 25 गुना है तो 25 गुना कर देगा तो कितना 400 आ जाएगा। शेषफल का 5 गुना है तो शेषफल का 5 गुना है तो कितना हो जाएगा 1/5 गुना 5 मतलब 80 आ जाएगा। बस ऐड कर देना है। आगे चीजें समझ में आ रहा है नहीं आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर बराबर इतना है, तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर इतना है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्या करेंगे 2 के स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा 1 के स्क्वायर फिर 2 के स्क्वायर प्लस में 3 के स्क्वायर फिर क्या करेंगे 4 गुना इसको गुना कर दिए 385 से, आपका क्या आ जाएगा लास्ट में 0 वाला आ जाएगा। चौथी बार ऑप्शन नंबर बी आ जाता है। देखिए ए तथा बी एक क्या है विषम संख्या है, तो निम्न में से कौन सा एक सम संख्या को आपसे पूछ रहा है। तो आप ही लोग बताइए ए और बी को एक विषम संख्या मान लीजिए। देखिए ए और बी को विषम संख्या मान लीजिए, ए बराबर 3 हो जाएगा और बी बराबर मान लीजिए 5 है। तो क्या होगा दोनों विषम संख्या है, तो कौन सा एक सम संख्या होगा, तो 5 3 8 आपका 8 हो गया प्लस में ए गुना बी 8 5 5 15 23 हो गया। आप क्या एक सम संख्या नहीं हुआ, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे पुट करिए ए बराबर 3 प्लस में बी बराबर 5 माइनस 1, देखिए 5 3 8 1 में 7 हो गया आपका। यहाँ पे देखिए 5 3 8 1 9 हो जाएगा। आपका एक ऑप्शन यही बच गया, क्या हो जाएगा एक सम संख्या हो जाएगा। इस तरह से क्या करना है आप लोग को सॉल्व करना है। देखिए इस टाइप का आपको प्रश्न बता दिया गया, एक किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी को उसके सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी की परीक्षा के सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हो, कुल मिलाकर 150 अंक प्राप्त हुए, तो उसने कितने प्रश्न को सही किया और गलत किया, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सही और गलत को एक्स और वाई मान लीजिए। देखिए सही और गलत क्या है, सही एक्स प्लस वाई टोटल कितना क्वेश्चन हो गया बाबू 75, और सही पे कितना अंक दिया जा रहा है बाबू, तो 4 नंबर दिया जा रहा है, और गलत पे कितना दिया जा रहा है, तो 2 नंबर दिया जा रहा है। तो वही आपसे बोला जा रहा है दोनों को क्या करना है आपको। देखिए क्या बोला, ये क्या बोला देखो, हाँ काटने के बाद बोला तो 4x माइनस में 2y को कितना अंक प्राप्त होता है बाबू 150 होता है। आप दोनों को क्या करना है अंक सोल्व कर लेना और यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। कितना जाएगा सही प्रश्नों की संख्या बाबू, तो 50 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपको लिए दिया जा रहा है, कुछ क्वेश्चन आप लोग सोल्व करिएगा ताकि कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए। इस क्वेश्चन का आप लोग होमवर्क बनाइएगा, आपको सोल्यूशन नीचे दिया गया है, एक और देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ भी देखिए m एक सम संख्या है, ये आपको पहले बता चुके हैं। तो एम स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, एम को कुछ वैल्यू मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, 8 मान लीजिए, जो भी मानना है उसको आप बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट फाउंड आउट करना है। आप लोग बताइए 7 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 की पावर 512 है। 512 में क्या करेंगे आप लोग 4 से भाग करिए। देखिए कितना आएगा सिंपल, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, आपको कितना 7 की पावर 0 है, सिंपल 0 आया मतलब 7 की पावर 0, तो 7 की पावर 0 मतलब 1, आपका आंसर 1 आ जाएगा। आप ये होमवर्क में बनाइएगा। इसको भी आप क्या कर सकते हो होमवर्क में बना सकते, क्योंकि 27 है, नीचे कितना है 28 है। तो क्या करेंगे 28 में से 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। 100 पावर 3 डिवाइडेड में 28 कर दीजिएगा। अब इसको क्या कर दीजिए भाग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो भाग करिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, -1 के पावर कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। बाकी आपका ये तो 28 कैंसिल ही हो जाएगा। आपको बताइए -1 के पावर क्या हो जाएगा, तो देखिए -1 के पावर 103 -1 ही हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 28, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आप लोग बताइए सिंपल क्या होने वाला है, उस सेम प्रोसेस से आपको निकालना है चीजें। इसको भी कर सकते हैं आप लोग, सेम प्रोसेस से निकालना है। 11 है तो मतलब 2 के पावर 60 हो जाएगा। 2 के पावर 60 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 के पावर 60, इसको लिखिए 2 के पावर 3 गुना 20 के पावर में 9। अब देखिए 2 2 3 6 तो 8 हो जाएगा, 8 हो गया मतलब 9 में से 1 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए, तो आपका क्या हो गया 9 हो गया, इसमें से करिए तो -1 के पावर 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बाबू आपका आंसर, आपका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन में है इसलिए आपका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए कुछ नहीं करना, 2 संख्याओं को जब 17 से भाग देते हैं तो शेषफल 15, 12 तथा 15 आता है। यदि दोनों संख्याओं को योग को 17 से भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, आपको वही बोला जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, जो शेषफल है क्या करना है दोनों को ऐड कर लेना, उसको क्या कर देना है 17 से भाग कर देना। देखिए तो 12 प्लस में 15 कितना जाएगा बाबू 27 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे 17 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा शेषफल 10 आ जाएगा। आपका आंसर डी हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग ही बनाइए ताकि आप लोग को भी पता चल सके चीजें। देखिए
2 3 5 7 9 इसको क्या कर परस्पर गुना किया जाएगा तो गुणनफल में दाईं और शून्य की संख्या क्या होगा। तो बाबू देखो तुम ही लोग बताओ, यहाँ पे 2 3 5 7 9 है, इसको क्या करना है, गुना करना है। मैं शून्य की संख्या पूछ रहा है तो शून्य की संख्या क्या होगा, देखो 5 एगो है 2 एगो है तो कितना जाएगा वो 0 एक ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है आवाज गुणनखंड पर आपको आधारित, ये आपको थोड़ा सा जानकारी में होना चाहिए। तो आप लोग क्या करना है 34 65 का क्या करना है, आवाज गुणनखंड की संख्या निकालना है। तो क्या करिएगा आप लोग पहले इसका एलसीएम निकालिएगा, 3 से निकालिए, फिर 3 से डिवाइड करिए, 5 से 7 से 11 से, तो आवाज गुणनखंड क्या 3 5 7 और 11 आ गया। इसमें गुणनखंड की संख्या कितना हो गया बाबू, तो 3 5 7 11 मतलब कितना हो गया टोटल 4 गुणनखंड की संख्या हो गया। समझ में आ गया चीजें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपको यहाँ पे। सेम यहाँ पे बोला जा रहा है 15 के पावर 35 के कुल आवाज गुणनखंड की संख्या क्या करना है आपको निकालना है। देखिए क्या करिएगा 3 के गुना 5 के पावर 35 लिख दीजिएगा, क्या आ जाएगा 3 के पावर 35 गुना 5 के पावर 35, तो टोटल क्या आ जाएगा बाबू, कुल आवाज गुणनखंड की संख्या 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। सेम प्रकार से निकालना है कुल आवाज गुणनखंड की संख्या, जो निकालना है आधार के गुणनखंड की संख्या गुना घात, जिसमें 15 के आवाज गुणनखंड कितना जाएगा 3 और 5 तो घात कितना जाएगा 35, तो वही आपको बता दिया गया है। इसको भी आपको क्या करना है सॉल्व करना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करिएगा। सेम है देखिए आवाज गुणनखंड की संख्या के लिए एक फार्मूला दिया, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, d की पावर w है। तो आवाज गुणनखंड की संख्या क्या हो जाता है, जो पावर होता है उसको जोड़ देते हैं तो ये आपको क्या हो जाएगा आवाज गुणनखंड की संख्या हो जाएगा, वही आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए 6 है 7 है और 8 है, तो इसको पहले क्या करेंगे आवाज गुणनखंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 6 को क्या लिख सकते हैं बाबू 2 गुना 3 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया दोनों आवाज गुणनखंड हो गया। 8 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 8 को क्या लिख सकते 2 के पावर क्यूब लिख सकते हो ताकि 8 हो जाएगा, तो ये आवाज गुणनखंड हो गया। समझ में आ गया चीजें, इसको सॉल्व कर लेना, आप लोग बता देना चीजें। चलिए अब भाजकों की संख्या ज्ञात करना है, तो 500 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे और जो पावर होगा ना उसमें क्या करेंगे ऐड 1 कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 500 का एलसीएम निकाला है, 2 के पावर 2 आया है और 5 के पावर 3 आया है। तो भाजक की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पावर 2 में 1 ऐड कर देंगे और 3 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 2 1 3 गुना 3 1 4, तो 4 3 12 हो जाएगा। सेम फॉर्मूला यहाँ पे दिया कि आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इसको आपके लिए अच्छा चीज है। इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए a के पावर x गुना b के पावर y प्लस में c के पावर z में अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछेगा, तो क्या करिएगा आप 3 से गुना करके a b c कर दीजिएगा। सेम देखिए यहाँ पे a के पावर x, b के पावर y और c के पावर z में सम अभाज्य की संख्या पूछेगा आपसे, तो क्या करेंगे सम भाजक की घात गुना प्लस में y प्लस में 1 प्लस z प्लस में 1, और यदि एक क्या है सम भाजक संख्या होगा तो इस तरह से क्या करना है आपको सोल्व करना है। देखिए इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में रिवीजन एग्जाम में जाने से पहले क्या करना है आपको रिवीजन करके जाना है चीजें। देखिए a के पावर x गुना b के पावर y गुना c के पावर z में सम भाजकों की संख्या क्या होगा, तो x क्या हो गया x गुना में y प्लस 1 इंटू z प्लस 1 हो जाएगा। सेम देखिए यहाँ पे दिया है चीजें 2 के पावर 3 गुना में 3 के पावर 5 गुना 5 के पावर 6 में सम भाजक की संख्या पूछ रहा है। जिसका सम भाजक की संख्या पूछेगा तो उस डिजिट को क्या करेंगे सम भाजक की संख्या लिख देंगे और क्या करेंगे उसका पावर देखिए क्या है। देखिए 2 के पावर 3 तो मतलब सम का पावर कितना है बाबू 3 है, और देखिए 3 का पावर 5 है तो मतलब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 के पावर 6 है तो मतलब 1 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 मतलब छात्री का 18 गुना 8 कितना हो जाएगा 126 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए आपका क्या हो गया ये खत्म हो गया एक चैप्टर। आप दूसरा सेकंड की ओर चलते हैं। दूसरा चैप्टर की ओर इसमें क्या है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको पता होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट आपको पता ही होगा क्या किस तरह से निकालते हैं बाबू, तो 2 मेथड होता है, एक तो गुणनखंड विधि होता है, एक भाग विधि होता है। तो गुणनखंड विधि से आप लोग वर्गमूल निकालिए, 36 का वर्गमूल आप लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो आप क्या हो जाएगा जोड़ा लगा के निकाल लेते हैं, तो 1 2 आ जाएगा यहाँ से 1 3 यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 6 आपका आंसर आ जाएगा। भाग विधि तो आपको पता ही होगा, भाग विधि बहुत ही ईजी है। क्या करना होता है भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालता है आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, आप लोग को पता है बचपन से पढ़ते आ रहे चीजें। चलिए यहाँ पे देखिए कितना दिया है 13 69 दिया है, तो आपसे क्या बोला है भाग विधि से आपको क्या निकालना है इसका वर्गमूल निकालना है। तो क्या करिएगा 3 तिया 9 लगाइए, कितना हो जाएगा शेषफल 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा इसको क्या करना है जोड़ना है और फिर इसको डिवाइड करिए। यहाँ पे कितना 9 है तो यहाँ 7 मतलब लगेगा 7 7 14, ये कितना हो जाएगा आपका 6 1 7 हो जाएगा। इसको देखिए 3 और 7 कितना हो गया 469, आपका ये कैंसिल हो गया। तो आपका कितना हो गया स्क्वायर रूट, आपका स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना हो गया बाबू 100 मतलब 37 हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है भाग विधि से निकालना होता है।
इसी तरह से क्या है, दशमलव के बाद वाला भी निकालना होगा, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। यदि किसी भिन्न में हो तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला को ऊपर निकाल लीजिए और नीचे वाला को नीचे निकाल लीजिए, या फिर क्या कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर लीजिए या भिन्न के रूप में रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे में देखिए 1/2 का 0.5 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको किससे निकाल लीजिएगा, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, चाहे जैसे भी आपको मन करे वैसे आप निकाल सकते हैं चीज़ को, बहुत ही बेसिक चीज़ें है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए वर्ग और वर्गमूल, वर्ग कैसे जानेंगे, तो वर्ग संख्या जानने के लिए आपको 2 सरल तथ्य को क्या करना रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। 0 एवं 5 इकाई वाली संख्याओं का वर्ग करना अत्यधिक आसान होता है। जैसे में देखो दिया है 10 एवं 20 का वर्ग आपको क्या करना, निकालना है, तो 10 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर 20 का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, संख्या को गुना करके उतने ही आगे क्या करेंगे, शून्य रख देंगे, बाकी कोई समझने वाली बात नहीं है इसमें। देखो जैसे में यहाँ पे कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें देखो 75 का क्या निकालना, तुम्हें स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना है, 5 25 लिख देंगे और साथ में एक ऐड कर देंगे, तो 7 1 कितना जाएगा 8, तो 7 गुना 8 कितना जाएगा बाबू 56 हो जाएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, कितना जाएगा 26 25 56 25 हो जाएगा। इसी तरह से कितना लिखेंगे, जैसे 115 का स्क्वायर निकाल, क्या जाएगा 5 25 और 11 को क्या करो 12 से गुना कर दो और क्या कर दो वहाँ पे लिख दो, तो देखो 11 दूनी 22, हाथ में कितना बच गया 2, 11 2 तो कितना 13, तो 132 मतलब 13,225 आपका क्या हो जाएगा 115 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस तरह से आपको समझ में आ गया चीजें, कुछ नहीं करना है। देखो 65 का निकालना होगा तो क्या करेंगे 5 25, तो 6 आप प्लस में 6 गुना 1 ऐड करके 7 हो गया, मतलब 42 25 आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में चीजें, इस तरह से आपको निकालना आना चाहिए चीजें। 5 का वर्ग करके देखिए अपने आराम से निकल जाएगा चीजें। बाकी और कुछ समझाने का यहाँ पे कुछ है नहीं आप लोग के लिए। यदि किसी वर्ग में यदि वह संख्या और उसकी अगली संख्या को जोड़ दे तो अगली संख्या का वर्ग प्राप्त होगा, यदि वह संख्या और पिछली संख्या घटा दे तो पिछली संख्या का वर्ग प्राप्त होगा। इसके कहने का मतलब ये हुआ, जैसे में 10 का वर्ग कितना होता है बाबू 100 होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, और इसमें बोलता है अगली संख्या जोड़ दे, तो अगली संख्या जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा बताओ, 10 में अगली संख्या जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखो 100 प्लस में 10 में एक अगली संख्या जोड़ो तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा 11 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, वही बोला जा रहा है। फिर बोला जा रहा है अगर तुम घटा देते हो तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा बाबू 100 हो जाएगा, 100 में से क्या करोगे 10 घटा दो, उसमें से 1 घटा दो कितना हो जाएगा 81, किसका हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट। वही आपको बताया, कुछ बेसिक चीज़ है, उसमें कोई समझने वाली बात है नहीं चीज़ें। चलिए 102 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखिए आपको 102 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस में 2 लिख दीजिए और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, बाकी आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसको इससे भी निकाल सकते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो 100 का स्क्वायर निकालिए, क्या हो जाएगा प्लस में 2ab, आपका क्या करिएगा इसको फिर ऐड कर लीजिए, 2ab प्लस में बी स्क्वायर कितना जाएगा बाबू 2ab 400 प्लस में बी स्क्वायर मतलब 4, जो को ऐड कर लीजिए कितना जाएगा 10,404 आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए वर्गमूल कैसे जानेंगे, देखिए 100 का स्क्वायर कितना जाएगा 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। यूनिट डिजिट से आप क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। 11 के लास्ट में कितना 1 है, 12 के स्क्वायर में 4 है, 3 के स्क्वायर में 13 के स्क्वायर में 9 है, 14 के स्क्वायर में 196 है, तो लास्ट में 4 के स्क्वायर उठा रहा है, 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर 10 के स्क्वायर। ऐसे आप याद रख सकते हैं चीज़ों को। देखो यदि किसी वर्ग संख्या के इकाई अंक 1 हो तो उसकी वर्गमूल संख्या क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। यदि किसी संख्या में इकाई अंक 4 होगा तो उसकी संख्या क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। यदि किसी वर्ग संख्या में इकाई अंक 9 होगा तो उसकी वर्गमूल संख्या या तो 3 होगा या तो 7 होगा। यदि किसी वर्ग संख्या में इकाई अंक 6 होगा तो उसकी वर्गमूल संख्या 4 होगा या तो 6 होगा। यदि किसी वर्ग संख्या में इकाई अंक 5 होगा तो उसकी वर्गमूल संख्या इकाई अंक का 5 ही होगा। तो आपको क्या करना 324 का क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो किसका होता है बाबू, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं किसका होता है बाबू 324, तो 18 का स्क्वायर रूट होता है। तो आप लोग क्या करिए स्क्वायर रूट 1 से लेके 40 से 50 तक आप लोग क्या करिए याद रख लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए खुद से गुना करके। चलिए 529 किसका स्क्वायर रूट होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए 529 किसका स्क्वायर रूट होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं किसका होता है बाबू 23 का स्क्वायर रूट होता है। समझ में आ गया। अगर उस तरह से भी नहीं समझा देखिए तो स्क्वायर 529 किसके बीच में होगा, 20 और 25 के बीच में होगा।
तो आप उससे भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं चीज़ें, बहुत ही बेसिक है। तो 21 नहीं, देखिए 21 नहीं होगा आपका, 22 नहीं होगा तो क्या बचेगा 23, तो आपका 23 होने वाला है। इससे भी क्या कर सकते हैं, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 55 का भी निकालना तो आप लोग निकालिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बाकी चीज़ें आगे की ओर चलते हैं। हाँ, जो मेन चीज़ आपको बता दिया जा रहा है, देखिए यहाँ से कुछ फार्मूला दिया है नोट डाउन करने के लिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए रूट ए डॉट डॉट इन्फिनाइट तक है, तो इसका वैल्यू कितना आने वाला है बाबू, तो इसका वैल्यू ए ही आएगा। एग्जाम्पल में देखो, तो एग्जाम्पल में आपको दे देगा रूट, एक मिनट रुक जाना, हाँ, √2 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनाइट, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, तो आपका आंसर वैल्यू 2 हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे दिया, देखो √2 कितना टाइम दिया, n टाइम्स दे दिया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, n टाइम्स का मतलब क्या है, 2 के पावर n टाइम्स का मतलब n ही हो जाएगा, n-1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर n हो जाएगा। यहाँ पे देखो अगर 2 देता है, 2 2 2 2, अब ये 4 टाइम्स n टाइम्स की जगह आप मान लो यहाँ पे 3 टाइम्स दे दिया, तो इसको क्या करेगा, 2 गुना, चलो 2 के पावर क्या करेगा, 2 के पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 3, तो क्या करेगा 2, 8 में से 7 डिवाइडेड बाय आपका 8 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप सोल्व कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोला, √a+√a+√a+ इनफिनाइट तक हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, √4a प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर माइनस में रहेगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माइनस कर देना है। अगर √a+√a -√a इस तरह से रहेगा, क्या करना है, √4a प्लस में 3 माइनस में 3 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। बस यहाँ पे माइनस प्लस ध्यान रख लीजिएगा, आपको यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। देखिए ये आप बताइए √12 का वैल्यू क्या होने वाला है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा क्या हो क्या बाबू। तो आपको ये फार्मूला ऊपर में आपको बता दिए हैं, प्लस वाला देखिए, ये फार्मूला लगाइए, आपको आंसर आ जाएगा। क्या जगह, तो √4a प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, आपका क्या आंसर आ जाएगा बाबू, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, आपको फार्मूला याद रख लीजिएगा चीज़ें। चलिए ये माइनस वाला बीच में सिर्फ माइनस करना है, ये आपको सेकंड, ये आपको जो, हाँ इसका भी आपको क्या करना, बस ये फार्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसको नोट डाउन करके इससे आप इससे फार्मूला से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बातें समझ में आ गई चीज़ें, अब बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, √5 प्लस √11 √19 29 49 प्लस में 8 तक है, तो इसको क्या करना है, आपको पहले तो अच्छे से ऐड करके सोल्व करना है इसको। तो इसका निकालिए तो कितना आ जाएगा बाबू, 7 आ जाएगा, फिर इसमें करेगा तो 36 6 आ जाएगा, इसमें करिएगा तो कितना आ जाएगा 25 मतलब 5 आ जाएगा, इसमें क्या करिएगा निकालिए तो 16 मतलब 4 आ जाएगा, इसको क्या 9 मतलब आपका आंसर 3 आ जाएगा। इस तरह से क्या करना ना, सोल्व कर लेना इस चीज़ को। ये दिया आपको पॉइंट वाला बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इसका निकालिए तो कितना आ जाएगा 6.4 हो जाएगा, इसका निकालिए तो कितना आ जाएगा बताओ 0.064 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है इस तरह। एक मिनट रुको, हाँ तुम लोग को देखो क्या बोला जा रहा है, देखो मैं बता देता हूँ तुमको। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होने वाला है, आपको पहले भी बता चुके हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, 14 आ जाएगा। और ये 14 आ जाए तो तुमसे क्या पूछ रहा है, x² प्लस में 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो तो इसको देखो क्या करना है, तो x² बोल रहे हैं, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा 14 आ रहा है, तो 14 का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस में 5 कितना आ जाएगा बाबू 201 आ जाएगा। इस तरह से क्या कर लेना है, आपको सॉल्व कर लेना है। चीज़ें समझ में आ गया, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। चलिए आप लोग को कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप लोग क्या करिए इसका सोल्व कर सकते हैं। क्या बोले 3 - √5 का वर्गमूल क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आप लोग बता सकते हैं क्या होने वाला है। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूला आराम से आप लोग को यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा चीज़ें। चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है 14 + 6 √5 का वर्गमूल निकालने के लिए। तो देखिए 14 + 6 √5 का वर्गमूल निकालिएगा, तो इसको क्या लीजिए 14 + 6 √5 लिखिएगा, इसको 3 का स्क्वायर प्लस में √5 का स्क्वायर प्लस में 6 √5 का स्क्वायर, फिर आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेम फार्मूला लगाइए, आपको आराम से आंसर आ जाएगा। देखिए ये वाला फार्मूला आपको बता चुके हैं ऊपर में, आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इसको।
ये देखिए एक्स के पावर एक्स इक्वल टू √6 -√6 का वैल्यू इनफाइनाइट तक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए क्या करना, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ता है। दोनों को स्क्वायर करिएगा तो यहाँ से x² - 6, यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू 6 - x² आ जाएगा। फिर इसको क्या करिए आप सोल्व कर लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू 2 और x के बराबर -3 आ जाएगा। चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको इसको भी देखिए यहाँ पे भी x का मान ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस है, आप सेम प्रोसेस से इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। और एक फॉर्मूला आप ये याद रख सकते हैं, x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस -√b² -4ac प्लस में डिवाइडेड बाय 2 है। आपको इसको याद रखना पड़ेगा चीज़ें। चलिए और कुछ देखिए, आपको कुछ समझने वाली बातें तो बता सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व करके देखिएगा एक बार। और आपको लगभग में सभी टाइप क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। देखिए बोला 5730 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त नई संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम से भी निकाल सकते चीज़ों को, बेसिक क्वेश्चन। चलिए घन और घनमूल के बारे में चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो घन और घनमूल आपको पता ही है। देखिए 7 × 7 × 7 कितना 343 हो जाएगा। तो ये क्या है, गुणनफल होगा किसका, तो 7 को 3 बार गुना कर दिए। देखिए किसी संख्या का 3 बार गुना किया जाएगा तो गुणनफल जो प्राप्त होता है उस संख्या को, गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, घन बोलते हैं। और संख्या का गुणनफल को क्या बोलते हैं, घनमूल कहते हैं। तो ये चीज़ आपको पता हो गया चीज़ें। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिया है, घनमूल को इंडिकेट करते हैं रूट की पावर में 3 करते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसका वर्गमूल आपको दिया गया, आप लोग बताइए, कुछ समझ में नहीं आता आपको बता दिया जाएगा। चलिए इसको बोला घनमूल निकालने के लिए, आप लोग बताइए कैसे निकलेगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं इसको। घनमूल निकालने के लिए क्या क्या करते हैं आप लोग, वही कुछ चरण दिया गया, आप लोग बता सकते हो, आप लोग को पता ही है। अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए 9261 का क्या बोलना है आप लोग को, घनमूल निकाला जाता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आप लोग का क्या आंसर आने वाला है। आप लोग को प्रोसेस पता है या नहीं पता है, बताइए। प्रोसेस पता ही होगा, घनमूल तो बेसिक कुछ चीज़ है, आप लोग को पता ही होना चाहिए। चलिए और इसमें कुछ ऐसा चीज़, हाँ देखिए यहाँ पे भी इसका घनमूल का आपको क्या करना है, मान निकालना है, जो कि आपको पता होना चाहिए चीज़ें। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर जो 37 और 44 को भाग करने पर परिणामी संख्या का एक पूर्ण घन बन जाए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, घातांक एवं करनी की ओर चलते हैं कम टाइम लेते हुए। तो देखो पावर या इंडाइसेस जिसे बोलते हैं। तो किसी संख्या का जितनी बार गुना करते हैं उतनी को उस संख्या के घात बोलते हैं, और उस संख्या को आधार बेस कहते हैं। तो आपको पता ही है, जैसे 5 × 5 × 5, 5 की पावर 4 हो गया, तो 5 का 5 में 4 बार गुना किया गया है, 5 क्या हो गया, बेस हो गया, और 4 क्या उसका घात हो गया, घातांक हो गया। तो कुछ कुछ नियम है जो आपको पता होना चाहिए। तो a के पावर m गुना a के पावर n क्या होता है बाबू, तो पावर एड ऑन हो जाता है। a के पावर m भागा a के पावर n, तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखो a के पावर m के पावर n के पावर l है, तो क्या हो जाएगा, पावर में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, और एग्जाम्पल भी दिया हुआ चीज़ें। देखो a b c d के पावर m है, तो क्या हो जाएगा, सब पे पावर आ जाएगा। तो a के पावर m, b के पावर m, c के पावर m, d के पावर m। समझ में आया चीज़ें। कुछ कुछ रूल आपको पता होना चाहिए। देखो रूल 5 में क्या दिया है, a के पावर -m इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर किसी के पावर जैसे 5 के पावर -2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/5 की पावर 2, मतलब 1/25 लिख देंगे। ये रूल आपको पता होना चाहिए। चलिए 6 में क्या दिया है, किसी के पावर 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या होता है बाबू, 1 होता है हमेशा के लिए। a/b के पावर -n है, तो क्या करना है, इसको रिवर्स करके लिखे जाते हैं, तो b/a के पावर n हो जाएगा। बस a गुना b के पावर m है, b गुना q के पावर m है, तो ये आपको पहले ही बता चुके हैं। इसी से आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए चीज़ें। a के पावर m बराबर b है, तो a बराबर b के पावर क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। वही आपको बताया जा रहा है, ये चीज़ आपको पता भी होगा। देखिए a के पावर q बराबर 8 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 8 के पावर 1/3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा। आपको बेसिक क्वेश्चन है, चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको पता है, आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए अब करनी के बारे में देखते हैं। तो करनी किसी संख्या के मूल होने का संकेत चिन्ह है, अर्थात कोई संख्या यदि करनी में लिखी हो, इसका अर्थ ये हो कि उस संख्या का मूल निकालना है। जैसे हम देखो √x, √3x, √4x, √5x, √6 इत्यादि है। तो √x अर्थात मतलब √2 है, तो x का वर्गमूल निकालना है। √4 का मतलब आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। √3x का अर्थ मतलब घनमूल निकाले, ये आपको पता होना चाहिए चीज़ें। तो √³ निकालना है, तो घनमूल निकालिए तो कितना हो जाएगा, 8 का तो 2 हो जाएगा। 16 का चतुर्थ मूल निकालना है, तो कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। इस तरह से आपको पता होना चाहिए चीज़ें।
देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घात का करनी है, 3 का है, 4 का है और 9 का, n का है, n मतलब n का है। चलिए, ये करनी 2 प्रकार का होता है, एक तो सजातीय होता है, एक दूसरा विजातीय होता है। सजातीय करनी की घात और अंदर की संख्या क्या होता है बाबू, समान होता है। सजातीय करने का क्या होता है, घात और अंदर की संख्या दोनों सेम होता है। विजातीय में क्या होता है, घात और अंदर की संख्या अलग अलग होता है, जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल में। अब तुम लोग को करनी का जोड़ घटा भी पता होना चाहिए, जो यहाँ पे दिया गया है 3 + 2x 5 है, 3x - 2x x होता है। इसी प्रकार करने का भी जोड़ घटा भी होता है, जैसे क्या होता है सिंपल बेसिक गणित में, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी होता है। करनी का गुना भाग पता होना चाहिए, बस आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए एग्जाम्पल। बाकी इसमें और आप लोग के बताने के लिए, हाँ, घातांक करने के लिए कुछ मिश्रित स्वरूप दिया गया वो इसमें देख लीजिए। जैसे रूट एन 1 के पावर √n क्या है, तो एक इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको भी आप देख सकते हैं एक बार, इसको भी आप देख सकते हैं याद के लिए, वैसे आप लोगों को पता ही होगा चीज़ें, ये सब चीज़ें। इसको भी आप क्या कर सकते हो, 1/, करके लिख सकते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब चलिए इसका एग्जाम्पल बताइए आप लोग, क्या 36 के पावर 1/6 है, तो क्या होगा बताइए। बहुत ही आवाज ग्रहण निकालिए और इसको घात के रूप में लिख लीजिए, आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा बाबू, तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये भी आपका बेसिक क्वेश्चन है। a के पावर m के पावर n, तो क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। mn बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए ये सब क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में सॉल्व करिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग बताइएगा। बाकी आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है जो आपको समझ में आना है। यहाँ पे p का वैल्यू बोला निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इक्वल करके आपको सॉल्व कर लेना, यहाँ से इजीली तरीके से निकल जाएगा चीज़ें। और आपको आई थिंक, हाँ, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, बस चीज़ें इसको हर का एलसीएम निकालिए, इसको सॉल्व करिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है, सॉल्व करके आराम से इसको निकाल सकते हैं। इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बस आपको पता नहीं, आपको पहले ही बस बताए थे। 8 के बारे में पहले सोचना पड़ेगा, फिर √15 के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर आराम से इसको निकाल सकते हैं चीज़ें। देखिए p बराबर 999 दिया है, तो अब इसका वैल्यू का मान क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। अब इसको एक बार सोचिए और बताइए इसको किस तरह से आप सोच सकते हैं। चलिए, और आपको देखिए इसमें मेन फार्मूला, आपको ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। हम आपको जो फार्मूला है उसको आपको लिख दे रहे हैं, मतलब हाईलाइट कर दे रहे हैं, ताकि आप लोग को याद रहना चाहिए चीज़ें। और आप लोग नोट डाउन, इसमें जो पूछ रहे सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करे जाए, आपको पता चल जाएगा कौन सा बड़ी संख्या, और एलसीएम जो पावर है उसको एलसीएम लेकर आप बराबर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा चीज़ें। चलिए अब फ्रैक्शन की ओर चलते हैं। फ्रैक्शन नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे आता है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में देखिए क्या बोला जा रहा है, फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। फ्रिक्शन में क्या बोला जा रहा है आपसे देखिए, यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में आपसे ये बोला जा रहा है, देखिए, हाँ, कोई भी दो राशि के अनुपात को भिन्न कहते हैं। जैसे में x/y को क्या बोलते हैं, x/y को क्या बोलते हैं वो भिन्न कहते हैं। तो भिन्न को एक अर्थ और में भी परिभाषित किया जा सकता है, यदि किसी राशि को बराबर बराबर भागों में बांट कर उनमें से कुछ भाग ले लिया जाए, उसे भिन्न के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि हम धन के कुल 4 बराबर भाग में हिस्सों को 4 क्षेत्र में खर्च करें, तो प्रत्येक क्षेत्र का खर्च क्या हो जाएगा, 1/4 होगा, जो एक भिन्न है, ये यहाँ पे बताया गया है। कुल धन 4 है, 4 में का गया, एक को 1/4 दे दिया गया है, तो कुल भिन्न क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया है। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना, जहाँ भिन्न अंश के रूप में 1 तथा हर के रूप में 4 है, अतः जो प्राप्त भिन्न क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब क्या देखिए यहाँ पे भिन्न का क्लासिफिकेशन के बारे में बोला जा रहा है, तो भिन्न कितने प्रकार का होता है वो बताया जा रहा है। देखिए एक होता है अंकगणितीय भिन्न, एक होता है बीजगणितीय भिन्न, एक होता है साधारण भिन्न, एक होता है दशमलव भिन्न। तो 3/5, 5/13, 7/9 इत्यादि जैसे भिन्न क्या बोलते हैं हम लोग, साधारण भिन्न कहते हैं। परंतु जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घात हो तथा उसे दशमलव पद्धति में लिखा गया हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, दशमलव भिन्न कहते हैं। अब यहाँ तो बीजगणितीय भिन्न में क्या होता है, वह भिन्न होता है जिसका अंश हर बीजीय व्यंजक या अंश से हर दोनों क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा, उसे क्या बोलते हैं, बीजगणितीय भिन्न बोलते हैं। अब उसके गुण के आधार पर भिन्न को जो क्लासिफिकेशन किया गया है, देखिए तो एक होता है प्रॉपर भिन्न, जिसे क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। तो जिस भिन्न का अंश उसके हर से क्या होता है, कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। जैसे में देखो अंश क्या है, 1 है और क्या है, 3 है, तो अंश क्या होगा, 3 से कम है, इसीलिए क्या बोलते हैं, हम प्रॉपर भिन्न बोलते हैं या उचित भिन्न कहते हैं। देखो इसके बाद नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न क्या होता है, जब भिन्न का अंश हर से बड़ा या हर के बराबर हो, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे में देखो 8/7,
13/5, 15/15। ये क्या हो गया, 8 क्या है, बड़ा है 7 से, अंश 8 हो गया और हर क्या हो गया, 7 हो गया। इसे क्या बोलते हैं हम, अनुचित भिन्न कहते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, 2 जैसे 7/3 को क्या लिख सकते हैं, 2 पूर्णांक 1/3 के रूप में भी लिखते हैं, जो कि एक मिश्र संख्या है। तो आप क्या बोलते हैं, 2, इसमें 1 पूर्णांक 2 तथा एक उचित भिन्न क्या हो जाएगा बाबू, 1/3 हो जाएगा। ये बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या होता है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन जो होता है, किसी भिन्न के अंश के हर को आपस में बदल देने पर दूसरी भिन्न प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे में 3/7 के व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। यही यहाँ पे आपको बताया गया चीज है। और क्या बोला जाए, जिसका भिन्न और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, जो कि बात सही है। चलिए, फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म में क्या होता है, संक्षिप्त भिन्न जिसे क्या बोलते हैं, जैसे जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 के अतिरिक्त कोई अन्य समान गुणनखंड ना हो, उसे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे में देखो 5/7, 13/19, 11/17 इत्यादि। संक्षिप्त भिन्न के अंश और हर में दी गई संख्या क्या है, दोनों अभाज्य संख्या, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। बात इस बात समझ में आ गई चीजें। चलिए अब देखो मिश्रित भिन्न में क्या बोला जाता है, यदि किसी भिन्न का अंश या हर या दोनों भिन्न के रूप में हो, अंश भी हो और हर भी क्या हो, दोनों भिन्न के रूप में, तो इसे क्या बोलते हैं बाबू, मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे में देखो यहाँ पे 1/2/3, मतलब ये क्या हो गया, मिश्रित भिन्न हो गया। चलो कंटिन्यू फ्रैक्शन के बारे में बोला जा रहा है, मतलब वितरित भिन्न के बारे में। वितरित भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इनके हर्ष और हर अंश और हर में कोई नियमन नहीं होता है। इन भिन्न के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया गया नीचे। इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछता भी है, तो आपको ये इसको अच्छे से एक बार याद करना है और इसको एक बार अच्छे से सोल्व कर लेना चाहिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो नीचे से प्रोसेस को सोल्व करना पड़ता है, ना कि ऊपर से। तो इसको कैसे सोल्व करिएगा, चलिए एक सोल्व करके हम बता देते हैं आपको। चलिए देखिए 1 + 1/2, आप इसका क्या करेंगे, नीचे 1 और 2 का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 3 क्या हो जाएगा, 2, तो 2 क्या चलेगा ऊपर y, मतलब 2/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए, 3 × 5, 5 क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ फिर एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 1 + में 5 + 5 3 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/3। अब फिर क्या हो जाएगा, देखो 1 + में 8/3 हो गया। अब इसको क्या करें, एलसीएम ले लीजिए, तो 3 11/3 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। चलिए यहाँ पे बोला भी गया, देखिए इस भिन्न को नीचे से ऊपर की ओर क्या किया जाता है बाबू, नीचे से ऊपर की ओर क्रम में हल किया जाता है, यहाँ पे बताया भी गया चीजें। चलिए अब देखिए भिन्न के कुछ जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो गुण है उसके बारे में बताया गया है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या करना है, किसी एक संख्या से भाग या गुना कर देते हैं, तो भिन्न के मान में क्या आता है, कोई अंतर नहीं आता है। जैसे में देखिए 3 + 3 करिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा, और 9 + 3 क्या करिएगा तो 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, 3 + 3 6 हो गया, प्लस 9 + 3 क्या हो गया, 12 हो गया। अब इसको क्या करें, सॉल्व करिए आप लोग। देखिए 1/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 × 2 और 2 × 2, तो क्या होगा 2/4 हो गया, या 4/4 और 16/4 क्या होगा 1/4 हो गया। इसके कहने का मतलब यही हुआ कि अंश और हर में दोनों में सेम नंबर से आप क्या करिए, डिवाइड करिए या गुना करिए या भाग करिए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जब एक भिन्न में किसी दूसरे भिन्न से भाग करना हो, तो पहली भिन्न अर्थात भाज्य भिन्न में दूसरी भिन्न भाजक को उलट कर क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, जो कि क्या बात है, बिल्कुल सही है। देखिए 4/7 भागा 1/7, जो भाग को क्या करते हैं, गुना में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे यही चीज किया गया है, तो आपका आंसर 4 आ गया। चलिए यदि अंश और हर बराबर हो जाता है तो भिन्न का वैल्यू कितना होता है बाबू, हमेशा 1 होता है, ये आपको पता भी है। यदि अंश शून्य होगा, देखो अंश का जगह शून्य होगा तो भिन्न का मान भी शून्य होता है, हर को कभी भी शून्य नहीं लिया जा सकता है। चलिए भिन्न की जो समान संक्रियाएं है उसके बारे में बताया गया है। तो भिन्न की जो कंपैरिजन किया जाता है, भिन्नों की तुलना, भिन्न की तुलना करने के लिए उन्हें ऐसी भिन्नों में बदलिए जिनका हर क्या होना चाहिए बाबू, तो समान होना चाहिए। जिसके बाद जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह छोटा भिन्न होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अंश समान होने पर भिन्न भी क्या हो जाता है बाबू, समान हो जाता है। तो हर समान करने के लिए हरों का क्या लिया जाता है, एलसीएम करके हर के रूप में ले लेते हैं। चलिए एक उदाहरण के थ्रू यहाँ पे बताया गया है, तो चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है। 2/3, 4/7, 5/8 भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो पहले चलिए एक लॉन्ग प्रोसीजर बता देते, फिर शॉर्ट बता देंगे। क्या करेंगे, 3, 7 और 8 जो आपका हर है उसको क्या कर लेंगे बाबू, एलसीएम ले लेंगे। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 168 आएगा। और 160 आएगा तो इसका देखिए 3 × 56 मतलब 168, 56 आपका ये हो गया। तो 56 ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 112, 168।
सेम प्रोसीजर इसमें करना है तो 96 168 105 168। तो आप बताइए इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो अब सबसे बड़ा भिन्न पूछ रहे तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा बाबू, देखो 96 105 112। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गया। इसी तरह से क्या करना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम हॉल में। यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, हाँ बाकी वही चीज बताया गया आरोही और अवरोही, उसको आप देख के बना सकते हैं। भिन्न की तुलना करने के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। यदि भिन्न के हर समान होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो क्या होगा, भिन्न बड़ा होगा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। देखो यहाँ पे 2/11 3/11 5/11 7/11 9/11 इसमें पूछ रहे सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा भिन्न कौन होगा। देखो 2 सबसे छोटा है और 9 सबसे बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा 2/11 और 9/11। चलिए, यदि भिन्न के अंश समान हो और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगा, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। कहने का मतलब यही है। देखो हर में क्या है, समय 5 है, और देखो अंश में क्या है, सॉरी अंश में क्या है, समय 5 है, और हर में क्या है 2 3 7 9 11। इसका कहने का मतलब ये हुआ जिसका हर क्या होगा सबसे छोटा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटा हो जाएगा। तो आपसे पूछा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा बाबू बताओ, सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा और सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे 5/2 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा 5/11 हो जाएगा। अब देखो कुछ भिन्न को दशमलव भिन्न में भी बदलकर भिन्न की तुलना की जा सकती है। जैसे में देखो 2/3 4/3/4 4/5 5/6 में सबसे छोटी भिन्न क्या होगा आपको और सबसे बड़ी भिन्न क्या होगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। इसको क्या करिए आप डिवाइड करके आप इसको निकाल सकते हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या है। अगर इसको देखिए तो 2 3 4 5 3 4 5 आप इसे भी आपको निकाल सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, इसको भाग करके देख लीजिए और सबसे छोटा और सबसे बड़ा आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए आप क्या बोला जा रहा है, यदि अनेक भिन्न में से सभी भिन्नों के अंश और हर की संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए, एक समान होगा, तो बड़ी संख्या वाले भिन्न सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या वाले भिन्न सबसे छोटी होगी, परंतु हर में दी गई संख्याएं अंश में दी गई संख्याओं से अधिक होनी चाहिए। आप इस चीज को समझिए, क्या बोला जा रहा है, अंश एवं हर की संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए, वो समान होना चाहिए। देखो जैसे में 3/7 है तो इस दोनों का डिफरेंस निकालिए तो कितना हो जाएगा 4, 11/15 है तो कितना हो जाएगा डिफरेंस 4, 19/23 डिफरेंस 4, 35/39 डिफरेंस 4 है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बोला गया है, परंतु हर में दी गई संख्या अंश में दी गई संख्या से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। देखो 3/7 क्या है, हर अधिक है, 11/15 अधिक है, 15 अधिक है, इस तरह से आपको ये होना चाहिए। तो आप कर सकते हैं सबसे बड़ा भिन्न एवं सबसे छोटा भिन्न क्या क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। देखिए 3/7 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे बड़ा 35/39 आपका हो जाएगा। आपको यही बोला गया है, बाकी आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब भिन्न का जोड़ है तो आप लोग क्या करिए, एलसीएम निकाल के भिन्न का जोड़ निकाल सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ कहने वाली बात है नहीं चीजें। भिन्न का घटाव भी आप क्या करिए, एलसीएम लीजिए और इसको निकालिए। भिन्न का गुना है, आपको बेसिक क्वेश्चन है, जो कर सके कर सके, जो आया नहीं तो डिवाइड करके गुना करके भाग कर लीजिए, इसमें ज्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है। देखिए भिन्न का भाग भी आपको पता है, भाग को क्या करना है, गुना में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लेते हैं भाई, जो भाग वाला पार्ट होता है उसको क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। जैसे देखो x/y भाग m/n है तो x/y गुना n/n हो जाता है। ये आपको एक बार याद रख लेना है चीजें। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो आपको याद रखना चाहिए। क्या बोला जा रहा है, भिन्न का लॉसा तथा मौसा आपको ज्ञात करना होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा, तो आप एक बार इसको याद रख सकते हैं। देखिए 2/3 1/5 और 3/7 का क्या निकालना है बाबू, आपको लॉसर निकालना है। तो लॉसर निकालने के लिए क्या होता है बाबू, जो ऊपर वाला पार्ट जैसे अंश है उसको क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाला भाग को क्या निकालेंगे बाबू, आप एचसीएफ निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 213 का एलसीएम निकालिए कितना आएगा बाबू, तो 6 आ जाएगा आपका। इसका एलसीएम कितना आएगा देखिए आपको, हाँ 213 का एलसीएम निकालिए कितना आ जाएगा बाबू, एलसीएम आपका 6 आ रहा है, और 357 का आप एचसीएफ निकालिए तो कितना आ रहा है बाबू, आपका 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ से सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, यदि भिन्नों का मौसम ज्ञात करने के लिए अगर बोलेगा 213 और 3/5 क्या निकालना है, मौसम, तो ऊपर वाला का मौसम निकालेंगे, नीचे वाला का लॉस निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग बता सकते हैं। जैसे 213 का मौसम निकालिएगा, फिर हर का क्या निकाल सकते हैं आप, लॉस निकाल लीजिए, 357 का लॉस निकालिए और क्या करिए उस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/105 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दशमलव भिन्न में चलते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, और आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए वहाँ पे। यदि भिन्न का हर 10 या 10 की कोई घात हो तो उसके दशमलव पद्धति में लिखा जाए तो वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे में 7/10 9/10
9/100 को दशमलव रूप में लिखने के लिए 0/7 0.9 के दशमलव में लिखते हैं। भिन्न का सरलीकरण कैसे करते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है, बोर्ड मास का और जोड़ घटाव गुना भाग जो आपको आता है बेसिक चीजें उसको आपको आना चाहिए। बोर्ड मास का क्या रूल है आप लोग देख लीजिए। B4 क्या होता है? ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट को फर्स्ट में कैलकुलेट करते हैं, फिर ऑर्डर मतलब ऑर्डर या ऑफ का प्रयोग करते हैं, फिर D4 डिफिजन का यूज करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, फिर एडिशन का करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन का प्रयोग किया जाता है। नोट करके दिया है कोष्ठकों का प्रतीक चिन्ह, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक जो होता है। तो कोष्ठकों का हल करने का सबसे पहले हम किस कोष्ठक का प्रयोग करते हैं बाबू? सबसे पहले छोटा का करते हैं, उसके बाद फिर मझला कोष्ठक का यूज करते हैं, फिर अंत में क्या करते हैं? सबसे बड़ा कोष्ठक का हल किया जाता है। अब देखो परीक्षा में जो परीक्षा उपयोगी जो क्वेश्चन है वो आपको इससे पूछा जाएगा और आपको ये क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए। देखिए एक भिन्न का अंश उसके हर से कितना है बाबू? 4 कम है। यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का कितना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है। तो आपसे भिन्न पूछ रहा है तो आप क्या करिएगा? इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं बना के, क्योंकि आप लोग अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। देखिए आप इसको मान के भी बना सकते हैं। मान लीजिए कोई भिन्न क्या है? x/y है। अब इसमें क्या यदि भिन्न का अंश उसके हर से कितना है? 4 कम है, तो भिन्न का अंश हर से कितना? 4 कम हो जाएगा। देखिए तो x - 4 हो जाएगा। यदि अंश जैसे हर में बोला जा रहा है, सॉरी 1 मिनट रुक जाएगा। हाँ देखिए क्या बोला जा रहा है? हर क्या है? x/y। हर कितना है? एक भिन्न का अंश उसके हर से कितना? 4 कम है। यदि अंश में से 2 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए। अंश में क्या बोला है? अंश में 2 घटा दिया जाए और हर में 1 क्या किया गया? बढ़ा दिया जाए। तो अंश का तो हर क्या हो जाता है? अंश का 8 गुना हो जाता है। जो हर है ना आपका वो अंश का क्या हो जाता है? 8 गुना हो जाता है। तो भिन्न आपको ज्ञात करना है। आप लोग इसको आराम से ज्ञात कर सकते हैं मान के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप क्या कर सकते हैं? आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ भी आपको क्या बोल रहा है? P = 3/5, Q = 7/9, R = 5/7। निम्न में से कौन सा असमीकाय है? आपको इसको निकालना है। आपको भाग करके निकाल लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपको आराम से निकल जाएगा। उसे देखिए 3/5, 7/9 और 5/7 क्या है? देखिए सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? आपका ये वाला हो जाएगा। तो आपका सबसे छोटा कौन हो जाएगा? P वाला ऑप्शन कहाँ पे? देखिए सबसे छोटा ये नहीं है, ये नहीं है, सबसे छोटा ये दोनों में। देखिए सबसे बड़ा क्या हो जाएगा बाबू? Q हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यहाँ से आपको चेक कर सकते हैं इस तरह से। बाकी कोई दिक्कत वाली बात होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है आपको लोग के लिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। देखिए आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, तो चलिए इसमें देखिए क्या दिया गया। भिन्न को क्या बोला गया है? x और y मान लिया गया है। पहली कंडीशन क्या बोला गया था? देखिए एक भिन्न का अंश उसके हर से कितना कम था बाबू? तो अंश कितना? हर से 4 कम था। तो y - x = 4 हो गया, तो x - -4 हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या दिया था? देखो अंश में से 2 घटा देना, हर में 1 क्या करना है? बढ़ा देना। अंश में से 2 घटा दिया और हर में 1 बढ़ा दिया। तो क्या बोला जा रहा है? देखो तो हर क्या हो जाता है? अंश का 8 गुना हो जाता है। तो हर क्या हो जाता है? अंश का 8 गुना हो गया। बस यहाँ से क्वेश्चन सोल्व कर लेना था, आपका आंसर भिन्न 3/7 आ जाता। बाकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं था। आप लोग बस थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है और उसको समझ के करना है चीज़ें। चलिए ये भी सेम प्रोसीजर है, आप इसको बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग फिर कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो घबराने की बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं चीज़ें। आप वीडियो को पॉज करिए और वहाँ से सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर क्या 20% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 4/5 हो जाता है। मूल भिन्न के अंश तथा हर का योगफल क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, जो प्रोसीजर बताए हैं एक भिन्न को x और y मान लीजिए और वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्यूशन में क्या बोला जा रहा है? x% बढ़ा दिया जाता है, x + x का 20%, y में 20% घटा देता है तो भिन्न क्या हो जाता है? 4/5 हो जाता है। और यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। यहाँ पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो साधारण भिन्न है इसको क्या 0.3939 का साधारण भिन्न क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस में करवा चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो हम आपको फिर से बता देंगे। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए नहीं आया तो देखिए यहाँ पे क्या इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है आपको। देखिए अगर बता ही देते पहले, यहाँ पे कितना पे रेकरिंग है बाबू? तो 39 पे लास्ट वाला पे रेकरिंग है। तो इसको क्या करेंगे? पहले तो 39 लिख लेंगे, उसमें से 39 वाला क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितने पे रेकरिंग है? 2 पे, तो दोनों पे रेकरिंग है तो उसके लिए डबल लाइन लिख लेंगे। और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए क्या कर देंगे बाबू? 00 डाल देंगे। तो अब इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर लेना है।
इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा, आप लोग इसको काट लो, बस कुछ नहीं था, बस आपको काटना आना चाहिए और चीज़ें पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, ये अभी आप लोग को हम एक सॉल्व करके बताए थे नीचे से ऊपर की ओर, आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करिए। आपके लिए सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। कम टाइम में आप लोग करवा रहे हैं, चीज़ें थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा। इसमें भी कुछ नहीं, आपको यहाँ से डबल ट्रिपल लाइन क्या करना है, कॉमन ले लेना, बाकी चीज़ें सॉल्व कर लेना है। ट्रिपल लाइन कॉमन लीजिएगा, आपको इसको ऐड करिए, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, मतलब 3 हो जाएगा। इसको 3 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ट्रिपल लाइन कॉमन कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पे फिर से 6 कॉमन लीजिए और इसको ऐड कर लीजिए, आप यहाँ से आपका आंसर जो आएगा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको इसको बना सकते हैं। चलिए, इसको भी क्या करना है, आपको सरल करना है। तो इसको क्या करना है, 0.1 का स्क्वायर है, 0.1 रेक्टिंग का स्क्वायर है, 1 - 9 0.16 का रेक्टिंग का स्क्वायर है। आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रोसीजर पता है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, एक पे रेक्टिंग है, जैसे 0.1 के पावर रेक्टिंग है तो इसको क्या लिख लेंगे, 1/9 लिख लेंगे और इसका क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड मास का रूल लगा लेना है, बाकी आपको आराम से लीजिएगा। देखिए, इसको भी सोल्व कर लीजिए। इस पे रेक्टिंग है तो क्या करेंगे, 16 - 1 करेंगे और 9 0 कर लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बाबू, 15/90 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस आपको बस प्रोसीजर यहाँ पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा चीजें। चलिए, ये क्वेश्चन स्टेप कभी अभी बताए हैं तो आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसको क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए चीजें। इस क्वेश्चन को भी आपको पहले ही बता चुके इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आपका परसेंटेज यहाँ पे, आपका फ्रैक्शन यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो रहा है। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेना, यहाँ पुट करके आपका मान निकल जाएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दो रेशियो 2/3 के रेशियो में, देखो एक्स और वाई किसके रेशियो में, 2/3 के रेशियो में है। यदि अंश में से क्या बोला जा रहा है, 6 घटा दिया जाए तो परिणाम क्या हो जाता है, तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का कितना हो जाता है बाबू, तो 2/3 हो जाता है। आपको इसको कुछ नहीं करना है, उसको रेशियो से भी निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया, आप लोग देखिए, प्रारंभिक भिन्न जो 2x/3x है, इसमें से क्या बोला जाए, 2x में से 6 घटा देंगे और 3x हो जाएगा। और जो प्रारंभिक जो मान कितना हो जाता है, 2/3 हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे, 2/3 × 2x में 3x कर लेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू 9 आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आपका प्रारंभिक भिन्न का अंश का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन। इसमें क्या है, बहुत ही बेसिक चीज पूछा जाता है। बस आप लोग को बेसिक चीज क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए रेशियो और प्रोपोर्शन में। चलिए, यहाँ पे देखिए, आप लोग को कुछ नहीं करना है। हाँ, बाकी आप लोग ये चीज करिएगा, जितना भी क्वेश्चन आप लोग उसको पॉज करके वीडियो को उसको सॉल्यूशन कीजिएगा, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर होता रहे। चलिए, रेशियो और प्रोपोर्शन में क्या बोला जाता है, देखिए, जब दो सजातीय राशियों की तुलना भाग की क्रिया द्वारा की जाती है तो प्राप्त भागफल को अनुपात कहा जाता है। दूसरे शब्द में हम यह कह सकते हैं, जब दूसरे शब्द में इसको हम ये बोल सकते हैं, अनुपात एक ऐसी संख्या है जो सजातीय राशियों के बीच उस संबंध को बताती है जिससे यह पता चलता है कि एक राशि की अपेक्षा दूसरी राशि कितना गुना कम है या अधिक है। जैसे हम देखिए, यहाँ पे एक रेखा दिया गया ए बी 5 सेंटीमीटर, जैसे स्वतः स्फूर्त या निकालना होता है, जैसे सेंटीमीटर इस रेखा की माप की इकाई है। तो यह इकाई इस रेखा में 5 बार सम्मिलित है। यदि हम दो रेखा क्रम से 2 एवं 3 सेंटीमीटर को ले ले, 2 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं कि रेखा ए बी में ए बी 2 और सी डी 2:3 का अनुपात का है। जैसा कि एक ही प्रकार की राशि की जो मात्रा है 2 या 2 से अधिक स्थानों पर एकत्र हुए मात्रा एक दूसरे का क्या होता है, अनुपात होता है। जैसे में देखिए, 2 सेंटीमीटर की रेखा एवं 3 सेंटीमीटर की रेखा में क्या हो जाएगा, 2:3 का अनुपात हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है। इसमें प्रथम पद क्या है, 2 है और पूर्ववर्ती पद है, और 3 क्या है, द्वितीय पद है, उत्तरपदी पद है। तो अनुपात के बारे में आपको सामान्य जानकारी मिल गया होगा। 3 जैसे में 3/5, 6 से मान का एक ही होगा, क्योंकि दोनों को एक ही सब 2 से गुना किया गया। तो इसी प्रकार 15:20 एवं 3/4 का मान एक ही होगा, क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं, भिन्न में किसी भी भिन्न में सेम संख्या से गुना करिए या भाग करिए, चाहे जोड़ करिए चाहे घटा करिए, संख्या का जो अनुपात है वो बदलने वाला नहीं है। जिस प्रकार किसी राशि की प्रतिशत में व्यक्त करने का उद्देश्य यह होता है कि राशि को छोटे स्वरूप में दर्शाया जाए, उसी प्रकार राशियों को अनुपात में व्यक्त करने का उद्देश्य भी है, राशियों को छोटा करना होता है। जैसे यदि राम के पास 5 लाख रुपये है तथा श्याम के पास 7 लाख रुपये हो, तो हम कह सकते हैं राम एवं श्याम के धनों का रेशियो अनुपात क्या है बाबू, 5:7 है।
तो हमें यह पता चल जाएगा दोनों का धन मिलाकर कितना हो जाएगा बाबू, 12 लाख हो जाएगा। तो तुरंत अनुमान लगा लेंगे कि इस 12 लाख में से 5 लाख राम के पास है तथा 7 लाख श्याम के पास है। साथ ही यह भी अनुमान लग जाएगा कि दोनों के धनों में अंतर कितना है बाबू, तो 2 लाख का डिफरेंसेज है। ये आपको यहाँ पे दिया गया, जैसे में एक प्रश्न के थ्रू बताया गया है 1458 रुपया को 2/7 रेशियो में क्या करना है, आपको विभाजित करना है। तो देखो 1458, तो इसको कैसे करेगा, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। देखो टोटल कितना 2:7 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 + 7 कितना हो जाएगा 9। तो 1458 गुना में 2 डिवाइडेड बाई 9 एक हो जाएगा, और 1458 गुना में 7 डिवाइडेड बाई 9, इसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। चलिए कुछ बातें याद रखने वाली चीज़ है। सैद्धांतिक 2 बातें क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना होता है। अनुपात सैद्धांतिक क्या होता है, सजातीय राशियों से निकाला जाता है। 2 राशियों का अनुपात एक राशि को दूसरी राशि से क्या भाग देकर प्राप्त किया जाता है। जैसे 2 सजातीय राशियों का अनुपात केवल एक ही संख्या होती है, इसकी कोई संख्या इकाई नहीं होती है। चलो कंपाउंड ऑफ रेशियो के बारे में बोला जा रहा है। कंपाउंड ऑफ रेशियो में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अनुपातों के संगत पदों को गुना करने पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड ऑफ रेशियो बोलते हैं। जैसे में देखो A/B तथा C/D का संयोजन अनुपात आपको निकालना होगा, तो क्या करेंगे A/B या गुना C/D कर देंगे तो क्या हो जाएगा AC/BD हो जाएगा। यही आपको यहाँ पे दिया गया है। डुप्लीकेट रेशियो आपको निकालना होगा तो क्या करिएगा, आपको ये सब चीजें याद रखना है। चीजें डुप्लीकेट 2 समान अनुपातों को संयोजित अनुपात वर्गानुपात होता है। देखो तो क्या करेंगे, A का वर्ग A² हो जाएगा, B का वर्ग B² हो जाएगा। तो A/B का वर्गानुपात बोलेगा तो क्या करेंगे, सिर्फ स्क्वायर निकाल देना है। तो A/B का स्क्वायर क्या जाएगा, A² रेशियो बाय B²। वहीं यहाँ पे ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करना है, बस ट्रिपल कर देना, क्यूब कर देना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। चीजें अब देखो अगर सब देखो यहाँ पे क्या वर्गमूल अनुपात, जैसे सब डुप्लीकेट रेशियो बोलेगा तो क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बोला, मतलब घन मूल अनुपात के बारे में बोला जा रहा है। इसमें क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे, तो आपके यहाँ से आंसर आ जाएगा। रेसिप्रोकल रेशियो में क्या करना होता है, देखिए रेसिप्रोकल का मतलब ये कहता है प्रतिलोम होता है। जब किसी अनुपात के पूर्व पद और उत्तर पद दूसरे अनुपात में क्या क्रम से उत्तर पद और पूर्व पद में बन जाते हैं, तब दूसरा अनुपात पहले अनुपात का क्या हो जाएगा, प्रतिलोम या व्युत्क्रम हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रेशियो बोलते हैं। ये चीज आपको पता, जैसे A/B का अनुपात है इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा। वही चीज आपको बताया है। देखो कंपाउंड रेशियो में क्या होता है, एक या एक से अधिक अनुपातों के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्र अनुपात बोलते हैं। जैसे में A/B, C/D तथा E/F का मिश्र अनुपात क्या होता है बाबू, ये तो कंपाउंड रेशियो होता है। इसमें देखिए प्रथम अनुपात का प्रथम पद, द्वितीय अनुपात का द्वितीय पद गुना तृतीय अनुपात का प्रथम पद होता है, तथा प्रथम अनुपात का द्वितीय पद, द्वितीय का तृतीय पद। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना बहुत ही बेसिक रहेगा, ताकि आप लोग को आराम से चीजें याद हो जाएगा। देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में कभी गलत नहीं होने वाला है चीजें। देखिए यहाँ पे देखिए 1:2 दे दिया है, 2 देखिए 1:2 दे दिया, 3 क्या दे दिया 4 दे दिया है, और 5 क्या दे दिया 6 दिया है। तो आपको क्या करना है, इसको मिश्र अनुपात निकालना है। तो मिश्र अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कितना होगा, तो 5 दिया 15 हो जाएगा रेशियो। और इसको देखिए 2 चौका 8, 8 छक्के 48, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र अनुपात रेशियो हो जाएगा। इस तरह से आपको सोल्व करना आना चाहिए चीजें। बाकी समझ में आ गया, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया, A/B का A/B का वैल्यू कितना था, 3:4 दे दिया है। तो स्क्वायर रूट पूछ रहा था, आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, तो 90:16 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोग के लिए। चलिए यहाँ पे देखिए घन अनुपात पूछ रहा है, क्या करना है आप लोग को, घन कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग बताइए घन कर 2/5 का कितना होगा, 5×25, 8 5×25 5 125, 8 का 2 का कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या वर्गमूल अनुपात पूछ रहा है, तो आप लोग बताइए कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा चीजें। यहाँ पे देखिए घन मूल अनुपात पूछ रहा है, आप लोग बताइए 3/4 हो जाएगा। M/N का रेशियो कितना है, 7/8 है, तो प्रतिलोम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। यहाँ पे आपसे मिश्र अनुपात पूछ रहा है, बताइए अभी आपको बताया तो क्या करना है, इसको गुना कर देना है, और फिर इसको गुना कर देना है। आप लोग बताइए क्या होगा, 2 5 10 8 80 हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा, हाँ। फिर 6 18 नंबर कितना होता है बाबू, होता है 162, तो ये 80:162 हो जाएगा। फिर इसको सोल्व कर 2 से काट दीजिएगा, कितना होगा, 40:81 हो जाएगा। अनुपात संबंधी एक साधारण प्रश्न दिया गया है, आप इसे सोल्व करने का कोशिश करिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। राम और श्याम के धन के रेशियो में कितना है, 2/7 का
अनुपात है। यदि दोनों के धनों का अंतर कितना है बाबू 810 रुपया है तो राम का धन कितना होगा। तो देखो इसको कुछ नहीं करना है, एक्स टू एक्स भी कुछ नहीं मानना है। देखो दोनों का रेशियो कितना है 2:7 है। देखो मैं बता देता हूँ दोनों का रेशियो कितना है बाबू 2:7 है। तो इस दोनों में डिफरेंस कितना है बाबू तो 5 का है। तो ये अंतर कितना है दोनों धनों का अंतर 810 रुपया। तो मतलब 5:= क्या आ जाएगा बताओ 810 हो जाएगा। तो 5 से कट करो तो इसको, तो 5 इकाई 5 और ये कितना 5 30 अपन 2 10 162 रुपया हो गया 1:। अब तुमसे पूछ रहा है राम का धन क्या होगा। तो राम का धन के लिए तो राम का रेशियो कितना है बाबू 2 है। तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। कितना जगह 2 से गुना कर दीजिए कितना जाएगा तो 2 4 चलो 2 32 324 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 324 रुपया आंसर आ गया। इसको भी आपको क्या करना है सॉल्व कर लेना है। यदि 3 संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में है तो उनका लघुत्तम समावर्तक कितना दे दिया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा आप लोगों को पता है एलसीएम क्या होता है बाबू, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। ये आपको पता है 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। यहाँ से आप क्या करिएगा सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा चीजें। अब चलिए हम लोग अनुपात हो गया, अब हम चलते हैं समानुपात की तरफ जो VVI टॉपिक मान सकते हैं इसको। 2 अनुपात की समानता को क्या बोलते हैं हम समानुपात बोलते हैं। जब 2 अनुपात की समानता होता है तो उसे हम बोलते हैं समानुपात बोलते हैं। यदि 2 सजातीय राशियों का अनुपात अन्य 2 सजातीय राशियों के अनुपात के बराबर होगा इस संबंध को क्या बोलते हैं हम लोग समानुपात कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे A/B तथा C/C क्या है दोनों समान है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं समानुपाती बोलते हैं। जैसे में देखिए A/B = C/D तो क्या जो 4 राशियों क्या होता है समानुपाती कहलाता है। समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिया है। जैसे प्रथम अनुपात में 6:18 दिया है और सेकंड में देखिए 8:24 दिया है। इसको क्या करना है प्रथम पद का 3 गुना हो गया। देखिए प्रथम पद का 3 गुना क्या हो गया द्वितीय पद है यहाँ पे, और इसी प्रकार द्वितीय पद में प्रथम पद का 3 गुना क्या है यही चीज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 8 3 16 48 1:3 है। यहाँ पे भी 1:3 आपका तो वहाँ क्या हो जाएगा अनुपात बराबर हो रहा है इसलिए क्या बोलते हैं इसको समानुपात कहते हैं। बाकी चीजें समझ में आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या उपयुक्त संख्या 16 18 8 24 पद कहलाते हैं। ठीक है प्रथम ये हो गया, सेकंड ये हो गया आपका, थर्ड और फोर्थ हो गया। अब क्या बोला जाता है 6 और 24 को बाह्य पद बोलते हैं। 6 और 24 को क्या बोला जाता है बाबू तो बाहरी पद बोलते हैं। ये 6 और 24 को बाहरी पद और जो 18 और 8 है उसको क्या बोलते हैं हम लोग मध्य पद कहते हैं। यही चीज यहाँ पे बताया गया। इसी प्रकार 24 जो है आपको क्या होगा चतुर्थ अनुपाती भी कहलाता है। आपको ये याद रखना है। यदि 4 संख्याएं समानुपात में होगा तो बाहरी पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के क्या होगा बाबू बराबर होगा। ये चीज आपको यहाँ पे दे दिया है तो आपको चीजें याद रखना चाहिए। क्या बोला जा रहा है 4 संख्या अनुपात में होगा तो बाहरी पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर में होगा। वही चीज आपको बता देखो तो 3 12 से गुना करके कितना जाएगा बाबू 36 हो जाएगा। 3 × 12 कितना होगा बाबू 36 हो जाएगा। इसी प्रकार मिड वाला को 4 × 9 करिएगा तो 36 हो जाएगा। यही आपको बताया है यहाँ पे। इसके कहने का मतलब ये हुआ पहली राशि गुना चौथी राशि और दूसरी राशि गुना में तीसरी राशि। यही चीज यहाँ पे आपको बता दिया गया तो इसको आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन एंड मीन प्रोपोर्शन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, मतलब तृतीय अनुपाती एवं मध्य अनुपात के बारे में। तो यहाँ पे क्या ऐसी 3 संख्याएं जो दिया है जो प्रथम का दूसरी से वही अनुपात होगा जो दूसरा का तीसरा से होगा। तो ऐसा अनुपात क्रमशः क्या होता है भाई क्रमशः अनुपात मतलब कंटिन्यू प्रोपोर्शन कहलाता है। जैसे में देखिए यहाँ पे 9:16:4 इसे क्या बोलते हैं समानुपातिक रूप में लिखा जाएगा। 9:16 और 16:4 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें आपको 4 जो होगा क्या हो जाएगा बाबू तृतीय अनुपात हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा आपका मध्य अनुपाती हो जाएगा। ये आपको पता भी है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ऐसी 2 संख्या लेकर तृतीय अनुपात पूछा जाए तो द्वितीय संख्या को 2 बार मानना है, 2 बार माने। ठीक है ना। इस पर क्या करना है द्वितीय जो संख्या उसको क्या करेंगे हम 2 बार मान लेंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे तो बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, ये चीजें आपको जरूर जानना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। 15 एवं 20 का तृतीय अनुपात पूछ रहा है तो आपको क्या करना है तृतीय अनुपात आपको निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पहले सजाना आना चाहिए। तो पहला रेशियो क्या है 1 मिनट रुकिएगा। हाँ 15 रेशियो में कितना है बाबू 20 है। आपको क्या बोला जा रहा है तृतीय निकालना है और तृतीय आपको नहीं पता है। सेकंड वाला इसमें आपको क्या बताया था मिड वाला को क्या करना है रिपीट कर लेना है। आपको इस तरह से आपको x निकाल लेना था। कुछ नहीं करना है दोनों को इक्वल कर देना है। तो 15/20 हो जाएगा और 20 में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर लेंगे x के वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 20 गुना में 20 डिवाइडेड बाय 15 तो आपका आंसर 26 रेशियो 26
पूर्णांक 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको मध्य अनुपात के बारे में बोला जा रहा है, तो मध्य अनुपात भी आपको निकालने आना चाहिए। यहाँ पे आप क्या निकालते हैं, तृतीय अनुपात निकाल लेते हैं और यहाँ पे आप मध्य अनुपात निकालिए। मध्य अनुपात वाले के निकालने के लिए आपको क्या, मध्य को आपको x मारना पड़ेगा, ये चीज आपको याद में रखना है। जैसे हम देखिए 3 एवं 75 का क्या बोला है, मध्य अनुपात निकालने के लिए 3:x निकाल लीजिए, समानुपात कर दीजिए x/75 और यहाँ से x² बराबर क्या आ जाएगा आपका 75 इंटू में 3 और यहाँ से सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ, x बराबर 15 आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है। अगर मध्य का बात करेगा तो क्या करेंगे, इसका और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें घबराने की बात नहीं, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। क्या करेंगे, 3 और 75 का क्या लेंगे, सिर्फ स्क्वायर रूट ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, तो मध्य अनुपात आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन बोलेगा निकालने के लिए, ये आपको बहुत VVI क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 3-4 आपको यहाँ पे बता चुके हैं, आपको चीजें पता होना चाहिए। आपको मध्य अनुपात निकालने आना चाहिए देखिए, और आपको तृतीय अनुपात निकालने आना चाहिए, और यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन भी आपको निकालने आना चाहिए। देखिए जब फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करेगा तो देखिए A/B समानुपात C/D में से D को A/B और C का चतुर्थ अनुपाती कहते हैं। ये जो चौथा वाला जो है ना D, उसको क्या बोलते हैं, A, B और C का चतुर्थ अनुपात कहते हैं। उदाहरण में एक प्रश्न दिया है 10, 20 और 30 का क्या निकालना है बाबू, चतुर्थ अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो आपको देखिए आपको नहीं आता है 10, तो चतुर्थ अनुपात नहीं पता है तो क्या लिखेंगे, 10/20 समानुपात 30 x कर लेंगे। अब यहाँ से क्या करिए, x कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आराम से इधर आ जाएगा चीजें। अब चलिए कुछ कंटिन्यू प्रोपोर्शन जो होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, देखिए कंटिन्यू प्रोपोर्शन में यदि 3 या 3 अधिक राशि इस प्रकार अनुपात में हो कि पहली और दूसरी राशि का भी वही अनुपात हो जो दूसरी और तीसरी राशि का है, तथा दूसरी और तीसरी राशि का भी वही अनुपात है जो तीसरी और चौथी राशि का है, तो इस प्रकार अन्य राशियों में भी वही अनुपात होगा, तो वे सभी राशि क्या हो जाएगा, कंटिन्यू प्रोपोर्शन हो जाएगा, मतलब वितत अनुपाती हो जाएगा, वितत अनुपाती कहलाता है। देखिए ABCD दिया है राशियाँ, इसको A/B लिखेंगे, B/C लिखेंगे, C/D लिखेंगे, ये सब राशि क्या है, कंटिन्यूड रेशियो है, आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन चीजें है। यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे क्या बोला जाए, वितत अनुपात है, तब क्या करना है 2/4, 4/x और x/16 कर लेना है, और यहाँ से क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है, इसका वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा चीजें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बोल सकते हैं। अब चलिए रेशियो के कुछ नियम है जो आपको जानकारी में होना चाहिए, आप लोग बस एक बार रिविजन कर लीजिए, आप लोगों को एग्जाम हॉल में कभी गलत नहीं होने वाला। देखिए A/B समानुपात C/D है, इसको क्या लिखेंगे, A/B = C/D लिख देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए यहाँ से यहाँ कर दीजिए, इसको ऊपर से इसमें अल्टरनेट मोड में लिख सकते हैं। देखिए A में आप क्या कर सकते हैं, B ऐड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय B कर सकते हैं, और C में भी क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए B/A = D/C भी कर सकते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन लगा के। इसमें क्या कर सकते हैं, डिवाइडेंडो का भी यूज कर सकते हैं, A में -B करके डिवाइडेड बाय B कर दीजिए, C - D करके डिवाइडेड बाय D कर दीजिए। और देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को एक साथ करके किया जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, A + B डिवाइडेड बाय A - B और C + D डिवाइडेड बाय C - D। ये आपको कुछ फार्मूला चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। A/B = C/D = क्या होता है, कांस्टेंट जो प्रश्न का हल कर सकता है। अब चलिए एकांतर अनुपात जिसे अल्टरनेंडो के नाम से जानते हैं, तो A/B समानुपात C/D है, तो इसको A/B = C/D लिखिएगा। इसको क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये क्या त्रिय गुना हो गया यहाँ पे। अब क्या बोला जा रहा है, त्रिय गुना हो ही गया, तो इसमें क्या करें, CD से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, भाग कर दीजिए, क्या हो जाएगा, A/C = B/D हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका अल्टरनेंडो जिसे एकांतर अनुपात बोलते हैं। और योगा अनुपात के बारे में अभी पता है, A/B है, समानुपात C/D हो, तो इसको A/B = C/D लिखिए। क्या करें, दोनों तरफ एक ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ एक ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, A + B डिवाइडेड बाय B और प्लस में C + D डिवाइडेड बाय D हो जाएगा। इनवर्स में क्या करना है, A/B = C/D है, तो इसको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके A/C से क्या करेंगे, AC से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, तो B/A डिवाइडेड बाय D/C हो जाएगा। इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, बिना इनवर्स की, इतना कुछ किए हुए भी आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। क्या करना है, इनवर्स ही तो करना है, तो क्या हो जाएगा, B/A = D/C हो जाएगा चीजें। इसमें क्या बोला जा रहा है, आपको अंतर अनुपात मतलब डिविडेंडो का यूज करना है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बस A/B में से क्या करेंगे, दोनों तरफ में -1 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको पहले भी बता चुके हैं। बाकी चलिए आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए, और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
इसके बारे में आप लोगों को क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। देखिए कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो में क्या है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है। क्या किया, दोनों तरफ उन्होंने ऐड कर दिया है, तो क्या हो गया, ए प्लस बी बाई बी और सी प्लस डी बाई डी हो गया। इक्वेशन सेकंड हो गया आपका। फिर एक बार क्या करते हैं, घटाव कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बाई बी सी माइनस डी बाई डी, आपका इक्वेशन 3 हो गया। फिर क्या किया, समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या कर दिया, भाग कर दिया है। आप लोग कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी और सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी होता है। अब कुछ जो रूल है, देखिए समानुपाती जो विभाजन का रूल है, डिवीजन ऑफ प्रोपोर्शन का, वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए 1350 को 2:3:4 में विभाजित करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो रेशियो इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 2 3 4 कितना जगह, 4 3 4 2 9 9 हो गया टोटल। और टोटल में से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, एक का रेशियो निकालेंगे तो 1350 में 2 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। फिर 1350 गुना में 3/9 हो जाएगा। फिर 1350 गुना में 4/9 हो जाएगा। आप सोल्व कर लीजिए, सबका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में बनाइएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको आराम से बना सकते हैं। ये होमवर्क में कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। चलिए, ये पैसा वाला पैसा है, आपको क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। आप लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अनुपात भी दे दिया है। अब क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी एक पूछने वाला है। आप इसको गलती नहीं करना है, आपको आराम से करके जाना है। अगर नहीं होगा तो अभी बताइए, अभी हम बता देते हैं। देखिए पहले बात तो क्या करना है, 320 रुपया, और यहाँ पे कितना रुपया, पैसा और पैसा में है। क्या करेंगे, जो सबको पहले तो रेशियो क्या है, 4:5:6 में है। क्या करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। किस में है, पैसा में है, तो मतलब 5x/2 हो जाएगा। प्लस में किस में है, इसको रुपया में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से भाग कर दिया, 25 में क्या हो जाएगा, 6x में क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। इक्वल टू आपका कितना है बताइए, टोटल रुपया कितना है बाबू, 320 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, और जो पूछेगा 300 को अलग अलग संख्या निकालना है, आपको आराम से निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू 40 आएगा, और 1 रुपये का सिक्का निकालिए तो x 4x आपका मान लीजिए, तो 4x x का वैल्यू जो आएगा तो 160 रुपया हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं चीज़ें। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलिए यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, दूध और पानी के रेशियो वाला। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए क्या बोला जा रहा है, देखिए दूध और पानी जो 42 सेंटीमीटर में दूध और पानी का अनुपात कितना है बाबू, 5:2 का है, 5:2 का है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी को और डाल दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, वो आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले टोटल कितना लीटर दूध है, तो 42 लीटर दूध है। रेशियो कितना है, 5:2। तो 5x प्लस में 2x, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 6 आ गया। तुमको 6 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या बोला जा रहा है, तो 42 लीटर दूध में तुम्हारे x का वैल्यू अगर निकालते हो तो 30 लीटर क्या हो गया, तुम्हारे दूध हो गया। देखो, और पानी का कितना हो गया, 12 लीटर हो गया। अब बोला नए मिश्रण दूध की मात्रा कितना है बाबू, 30 लीटर है, और उसमें क्या बोला जा रहा है, 3 लीटर पानी और मिला दिया जाएगा। बताओ, 30 लीटर दूध की मात्रा और पानी में 3 लीटर और मिला जाएगा, कितना हो जाएगा, पानी की मात्रा 15 लीटर हो जाएगा। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा भाई, तो 30 लीटर 15 हो जाएगा, मतलब 2:1 का हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ समझने वाली बात भी नहीं था। आपको देखिए ये क्वेश्चन को आप एक बार देख सकते हैं। एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यदि यह क्रिया कुल कितनी बार किया जाएगा, कंटेनर में कितना दूध शेष बचेगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, तो इस क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला दे दिया गया, आप उसको एक बार याद रख सकते हैं, चाहते हैं कम टाइम में करने के लिए। तो क्या दिया फार्मूला, देखिए x जो दूध की मात्रा है तो उसको x लिख देंगे, और y जो है क्या निकाला गया मिश्रण की मात्रा। तो x में से क्या करें, y निकाल लिए, और क्या निकाले थे, दूध की मात्रा निकालते, टोटल कितने बार निकाले थे, तो n टाइम्स निकाले थे। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा चीजें। तो यहाँ पे सॉल्व करके दिया गया, आप लोग एक बार देख सकते हैं चीजों को। यहाँ पे देखिए वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 11:23 के अनुपात में है। इसका अनुपात 4:7 हो जाता है। इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको बस देखियो, माना कि संख्या x जोड़ने पर अनुपात कितना हो गया बाबू, 4:7 हो गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तांबे एवं सोने के 2 मिश्रण क्रमशः 7:2 एवं 7:11 के अनुपात में है। दोनों मिश्रणों के बराबर अनुपात में मिश्रित किया जाए तो नए मिश्रण में सोने एवं तांबे का अनुपात क्या होगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो दोनों का अलग अलग स्पष्ट निकालिए, फिर इसका अलग अलग निकालिए, और दोनों को क्या करते हैं, रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका आराम से चीजें आ जाएगा। हाँ, आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन जो बेसिक पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन खास करके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 5 नंबर। इसको आप एक बार देख सकते हैं। देखिए A/B = कितना है बाबू, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, A/B = 3:4 है। और देखिए क्या B/C = क्या है बाबू,
8:9 है। तो आपसे पूछा जा रहा है A/B/C का वैल्यू क्या होगा तथा A/C का ज्ञात करना है, तो आपसे पूछा जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, देखिए कुछ नहीं करिएगा, पहले क्या करिएगा, देखिए A कितना है 3:4 है और B की जगह क्या है बाबू, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, 8:9 है। यहाँ पे जो खाली हो जाएगा, यहाँ पे क्या खाली हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे जो खाली हो जाएगा यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए, 8 3 24, 8 चौका 32 और 9 चौका 36। अब इसको क्या कर लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए, कितना से कटेगा बाबू बताओ, 4 से कट जाएगा या 8 से कट जाएगा, चलिए 4 से काटते, 4 से, हाँ 6 चौका 24, 8 चौका 32, 4 9 36। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, A/B/C पूछा तो कितना हो गया, 6:8:9 हो गया। और देखो फिर कह रहा है A/C, तो A क्या है गया बाबू, यहाँ पे देखो A क्या हो गया तुम्हारा 6 हो गया और C कितना हो गया 9 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। चीजें समझ में आया या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो इसको। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एवरेज की ओर चलते हैं। एवरेज आप लोग को पता है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग क्या करिए, रेशियो और प्रोपोर्शन को अच्छा से कुछ नोट डाउन कर लीजिए, जो चीज़ें बताया गया है, और कॉपी में लिख लीजिए जो बेसिक फार्मूला बता दिए हैं, ताकि आपको वहाँ पे रिवीजन करके जाना है। कोई घबराने की बात, आराम से सब क्वेश्चन बन जाएगा, बस शांति मन से क्वेश्चन को पढ़ना है और आराम से सोल्व करना है चीज़ें। क्योंकि 50 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 1 घंटा टाइम दे रहा है, बहुत टाइम सफिशिएंट टाइम आपके लोग के लिए। चलिए यहाँ पे एवरेज के बारे में बताया जा रहा है, तो एवरेज की ओर चलो चलते हैं। एवरेज में क्या बोला जा रहा है, तो एवरेज क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। एवरेज क्या होता है बाबू, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। देखिए एवरेज के लिए क्या है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू ही बता देते हैं। तो रीना, राम और श्याम 3 दोस्त है, जिसके पास क्रमशः 60 रुपया, 70 रुपया, 95 रुपया है। तो उनके पास एवरेज धन क्या होने वाला है, तो क्या करेंगे, 60, 70, 95 तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और 3 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो 75 रुपया क्या हो जाएगा, 75 रुपया आप लोग सभी के पास हो जाएगा। वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आपका एवरेज हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो एवरेज बराबर क्या होता है, समान प्रकार की राशियों का योग डिवाइडेड बाय राशियों की संख्या। अब यहाँ पे देखो 40 और 60 का एवरेज ज्ञात करना आता है, जो आपको पहले ही बता चुके हैं, बहुत ईजी है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। और आप लोग कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज में तो दिख नहीं रहा है चीजें। हाँ देखिए यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं आप, एवरेज पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, एवरेज आपको पहले ही बता चुके हैं। आप यहाँ पे देखिए, हाँ राम की 3 महीने की एवरेज आय कितना है बाबू, 2400 रुपया है। यदि वो चौथे महीने में 3000 रुपया का इनकम कर लेता है, उसके प्रथम 3 माह की एवरेज कितना आय में वृद्धि हुई वो आपको निकालना है। पहले तो कितना था बाबू, 2400 रुपया था। अब 3 महीना में टोटल कितना कमाया होगा, तो मतलब 7200 रुपया कमाया होगा। चौथा महीना में कितना आय करता, 3000 रुपया आय करता है, तो कितना हो जाएगा बताओ, चौथा महीना में सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7200 प्लस में 3000 कितना हो जाएगा, 10,200 हो जाएगा। 4 महीना का औसत आय पूछ रहे तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आंसर कितना है, 2520 रुपया आ जाएगा। तो कितना वृद्धि हुआ वो आपसे पूछ रहा है। पहले कितना था बाबू, 2400 रुपया था, बाद में कितना था, 2550 हो गया था, मतलब 150 रुपया की वृद्धि हो गया, वही आपसे पूछ रहा था चीजें। चलिए इसमें बाकी और आप लोग के लिए कुछ ज्यादा चीजें तो नहीं है, एवरेज आपको बस पता होना चाहिए। हाँ इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप लोग देख लीजिए एक बार। देखिए 30 व्यक्ति का एवरेज आयु कितना है, 35 है। उनमें से एक व्यक्ति को हटाकर दूसरे व्यक्ति को शामिल कर लेने पर एवरेज आयु में कोई अंतर नहीं होता है। नए व्यक्ति को उम्र क्या होगा यदि हटने वाले व्यक्ति का आयु कितना हो गया, 35 वर्ष हो गया। कुछ नहीं करना, आपको बस जानकारी होना चाहिए। 30 व्यक्ति का आयु कितना है, 35 वर्ष है। आपको गुना भाग करिए, आपको आराम से आंसर आ जाएगा। हटाने वाले व्यक्ति भी 35 वर्ष है, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, सेम आने वाला है चीजें। चलिए इस चीज को क्वेश्चन करके यहाँ पे देखिए, यदि प्रश्न में हटने वाले व्यक्ति को आयु नहीं दिया गया होगा तो नए व्यक्ति को उनको क्या किया जाता है, नहीं ज्ञात किया जाएगा, क्योंकि औसत आयु में अंतर नहीं है। अर्थात हटने वाले व्यक्ति जितनी आयु का होगा उतनी ही आयु का नया व्यक्ति भी होगा। ये चीज आपको याद रखना है यहाँ से, ये क्वेश्चन इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया चीजें। देखिए यदि इसी प्रकार का विपरीत प्रश्न भी हो सकता है, देख लीजिए। 30 सदस्यों की आयु कितना है, 30 वर्ष है। 24 वर्ष 10 माह के नए व्यक्ति को शामिल करने से नया एवरेज क्या होगा, 30 व्यक्ति के 30 सदस्यों का कितना होगा, टोटल आयु कितना हो जाएगा, 900 वर्ष हो जाएगा। 24 वर्ष 10 माह के लिए नए व्यक्ति को शामिल करने में व्यक्तियों की संख्या कितना हो गया बाबू, 31 वर्ष, 31 संख्या हो गया। 31 व्यक्तियों की कुल आयु कितना हो जाएगा बताओ, 900 प्लस में 24, इसको ऐड कर लीजिए तो इतना हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, 31 व्यक्ति का आयु निकालना है, तो इसमें से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना 31 से, तो 358 माह हो जाएगा। उसको साल में कन्वर्ट कर लीजिए चीजें। बाकी एक प्रश्न और दिया गया है, आप इसको आराम से देख सकते हैं।
30 व्यक्ति के समूह 35 आयु एवरेज आयु 35 वर्ष है। समूह में एक नए व्यक्ति के आने से एवरेज आयु 35.5 वर्ष हो जाता है। तो नई व्यक्ति का आयु क्या हो जाएगा, देखिए 30 और 35 को गुना करेंगे तो 1050 वर्ष आ जाएगा। और नया व्यक्ति आने से एवरेज क्या बढ़ जाता है, तो मतलब 30 में एक और ऐड हो गया, 31 आदमी हो गया। 31 को 31.5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1100.5 वर्ष हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, सब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको 50.5 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं, आराम से देख सकते हैं बना के। इसको भी आप होमवर्क में बना सकते हैं, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए एक परिवर्तित प्रश्न देख लीजिए, आप यहाँ से क्या बोला जा रहा है। 11 व्यक्ति की औसत आयु 30 वर्ष है। इनमें से प्रथम 5 की औसत आयु 25 वर्ष है और अंतिम 5 की औसत आयु 28 वर्ष है। तो छठा व्यक्ति का पूछ रहा है, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर लीजिए। पहले तो टोटल का निकाल लीजिए, फिर प्रथम 5 का, फिर अंतिम 5 का, और क्या करिए 11 में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चीजें वही यहाँ पे बताया गया है, 65 वर्ष आ जाएगा। देखिए अब क्या है, संख्याओं के औसत पर आधारित कुछ नियम है, उसको आपको क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। ये VBI है आपके लिए। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होता है, n+1/2 होता है। प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो n+1 हो जाएगा। प्रथम n विषम का क्या हो जाएगा बाबू, तो n हो जाएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का पूछ रहा है, तो n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 होता है। प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग पूछेगा तो n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 4 होता है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूला पे आपका क्वेश्चन दे दिया है। देखिए प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो क्या करिएगा 10 + 1 11 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, आपका 5.5 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग सोल्व करके बताइएगा। इस क्वेश्चन को होमवर्क बनाइएगा, इसको होमवर्क बना के लाइएगा। बाकी देखिए आप इसको भी होमवर्क बना सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अंक एवं संख्याओं के आधार पर औसत के प्रश्न को देख लीजिए। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, 240 छात्रों का एवरेज कितना है बाबू, 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का अंक औसत कितना है, 39 है। अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना है, 15 है। उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अलग अलग याद करना है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आप इसको क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। आपके लिए सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। देखिए उत्तीर्ण छात्र आपको x मान लीजिए, अनुत्तीर्ण कितना जाएगा, टोटल कितना था 240 में से हटा दीजिए। टोटल छात्र 240 का रेशियो क्या हो जाएगा, 240 × 35 हो जाएगा। फिर उत्तीर्ण छात्रों का कुल 39 × x हो जाएगा। फिर यहाँ से सॉल्व कर लीजिए x का वैल्यू यस, और वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। चीज़ है, इसको आप होमवर्क में बनाइए, ताकि नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, फिर वीडियो पॉज करिए, वहाँ से क्वेश्चन बनाइए। फिर ईमानदारी से बनाइएगा, चोरी नहीं करना है कोई भी चीज़ें। आप लोगों के लिए सब कुछ प्रोवाइड किया जा चुका है। तो देखिए 8 संख्याओं का एवरेज दिया है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत इतना दिया, अंतिम 5 का इतना दिया है, 4 का। तो आपको क्या करना है, 5वीं संख्या निकालना, जो कि पहले बता चुके हैं चीज़ें। पहली 3 संख्या का औसत कितना है, चौथी संख्या का आधा है। यदि चारों संख्या का औसत 25 है तो चौथी क्या होगा, आप लोग निकाल सकते हैं आराम से। ये देखिए क्रिकेट का एक यहाँ से एक VBI क्वेश्चन बन सकता है। एक बल्लेबाज 20 इनिंग पारी में कुछ एवरेज से रन बनाता है। 21वीं इनिंग में उसको 107 रन बनाया, जिससे उसका औसत क्या होता है, 2 बढ़ गया है। तो 21वीं इनिंग के बाद उसका औसत क्या होगा, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अभी तक ने हमने औसत सभी प्रश्नों की चर्चा की, परंतु उन पे होने वाली परिवर्तन की चर्चा नहीं किया। यहाँ पे परिवर्तन की चर्चा कर दिया गया। आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक बार देख सकते हैं। तो ये प्रश्न को देखिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में बनाने की कोशिश करिए और कमेंट करिए क्या होने वाला चीज़ है। तो बाकी एवरेज से आपको जितना भी क्वेश्चन था हम आपको दिखा दिए हैं। ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं बने हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए कुछ अलग जो भी पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा में, सबके लिए सब कुछ बता दिए हैं। बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से भी आप लोग आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अब जो चाल संबंधी कुछ ये यहाँ पे है, तो औसत गति बराबर क्या होता है, तो कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कोई व्यक्ति किसी यात्रा को x घंटे किलोमीटर प्रति घंटा से गति करता है, उतनी ही यात्रा को y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसने एवरेज वेलोसिटी क्या या गति क्या होगा, तो वो आपको क्या होता है, एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल दूरी, वही यहाँ पे टोटल समय बताया गया। मतलब एवरेज गति निकाले तो दूरी बटा समय निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चीज़ें यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और दिया गया है। इसको फार्मूला क्या होता है, 2xy डिवाइडेड बाय में x + y होता है। इसी सिद्धांत में एक प्रश्न दिया गया, आप देख सकते हैं। देखिए इसको, रमेश अपने घर से 10 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से जाता है तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौट आता है। तो रमेश की एवरेज चाल क्या हो आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 2xy डिवाइडेड बाय x + y लगा देना है फार्मूला। तो x 10 × 15 कितना हो 50, मतलब 300 डिवाइडेड बाय 15 + 10 कितना हो 25 को डिवाइड कर देते तो 12 आ जाएगा। चीज़ें
अब देखिए यदि चाल क्या हो जाएगा, असमान दूरी असमान चाल से तय की जाए तो एवरेज चाल क्या होगा वो आपसे बोला जा रहा है। इसके लिए क्या होता है 160 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तथा 120 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। तो आपसे एवरेज चाल पूछ रहा है, तो एवरेज चाल निकालने के लिए आपको पहले ही बताया क्या टोटल दूरी बटा में टोटल समय क्या होगा, आपको यहाँ से डिवाइड करके निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेम 3 असमान चाल के लिए 3xyz डिवाइडेड बाई x प्लस वाई वाई प्लस जेड प्लस एक्स फॉर्मूला होता है, आपको वहाँ से निकालिए और इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। सभी राशि में x की वृद्धि या कमी होने पर औसत में x की वृद्धि या कमी होगी, उसके बारे में आपको बोला गया है। यदि प्रत्येक राशि को x से गुना कर दिया जाए तो औसत भी क्या हो जाएगा, x से गुना हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है, आप इसको एक बार बना सकते हैं चीजें को। बाकी आप लोग के लिए देखिए, हाँ क्रिकेट की गेंदबाजों के एवरेज निकालने से संबंधित जो नियम है उसको एक बार देख सकते हैं। देखिए जब गेंदबाज का एवरेज निकालना होता है तो गेंदबाज का एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल रन कितना दिया और विकेट की संख्या क्या है उससे आप क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, कुल रन बराबर क्या हो जाएगा वो गेंदबाजों का एवरेज गुना में विकेटों की संख्या। यहाँ से देखिए आप एग्जाम्पल में भी दिया गया है, आप इसको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा सेम फार्मूला यूज करके। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी देखिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन ये भी है, आप इसको भी बना सकते हैं। किसी विद्यार्थी की कितना इतना अंक प्राप्त एवरेज पूछ रहा है, आप आराम से निकाल सकते हैं। 7 संख्या का योग इतना है, पहले 3 का आराम से बेसिक है चीज़ें बनाते हैं, इसको भी बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 विद्यार्थियों का एवरेज 25 वर्ष है तो अध्यापक की आयु को भी शामिल कर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको आराम से बना के सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। और आप लोग के लिए कोई अच्छा क्वेश्चन देख लेता हूँ, हाँ ये आप लोग होमवर्क में बना के बता सकते हैं। बाकी हाँ ये देख लीजिए, ये जो 9 नंबर प्रश्न है आपके लिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 120 छात्रों के अंकों का एवरेज कितना है बाबू, 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का एवरेज कितना है, 39 है। तो अनुत्तीर्ण होने वाले अंकों का एवरेज कितना 15 है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगा, तो एक तरफ उत्तीर्ण छात्र लिख लीजिए एकदम, और उत्तीर्ण छात्र का एवरेज लिख लीजिए। पहले कितना था 39 था, फिर क्या हो गया 15 हो गया। फिर देखिए क्या हो जाए 120 छात्रों का एवरेज कितना, टोटल एवरेज कितना दिया था बाबू 35 दिया था ना, हाँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। अब क्या करना है ना इस चीज़ में, देखो यहाँ 39 यहाँ 35 है, दोनों क्या करते हैं घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। इधर कितना 35 है यहाँ 15 है, दोनों क्या करेंगे घटा देंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आपका रेशियो निकल गया। अब यहाँ रेशियो कितना है 20:4 का आ गया, मतलब 5:1। तो टोटल अनुपातिक क्या जाएगा 5:1:6 होगा। इस तरह से क्या इसे क्या बोलते हैं, मिश्रण एलिगेशन से बनाते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, सॉरी एलिगेशन मेथड बोलते हैं इसको, बहुत ही अच्छा मेथड होता है, ये आपको पता होना चाहिए चीज़ें। बाकी आप लोग के लिए कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, तो चलिए अब परसेंटेज की ओर चलते हैं। तो परसेंटेज के बारे में आप लोग बताइए, परसेंटेज क्या होता है और आप लोग बताइए।